बिग बॉय टॉयज, कहाँ से शुरुआत करी? 2003 आई स्टार्टेड, तो 2005 की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बॉम्बे में फ्लड आया था 25 जुलाई 2005 और बहुत सारी गाड़ियां डूबी थी यहाँ पे, और मेरा बचपन का सपना था मर्सिडीज एस क्लास लेनी है। वो गाड़ी आ रही थी 24 लाख की, रिपेयर करी बेची। विद इन 30 days वी मेड 24.5 lakhs ऑफ प्रॉफिट इन दैट कार। ओके नेक्स्ट, फिर तो ये आई एम पैशनेट अबाउट 3 things: मोबाइल, कार्स एंड नंबर्स। जैसे मेरे पास एक गाड़ी है, उसका नंबर है DDC1, दैट नंबर इज वर्थ अबाउट 50 lakhs है। मतलब आज अगर मैं अपने सिर्फ मोबाइल नंबर्स, गाड़ी का नंबर, एक वेबसाइट का डोमेन है हमारे पास, अगर मैं सारी चीजें बेच दूं तो मैं 15 करोड़ रुपए का एक हफ्ते में कलेक्शन कर लूंगा। क्या? यस। सबसे एक्सपेंसिव कार नंबर कौन सा खरीदा? CAR1 है मेरे पास। कार 1, नाइस। सबसे कॉमन स्कैम्स क्या होते हैं? देयर वाज अ स्कैम इन हैदराबाद। कोई भी गाड़ी नई शोरूम से आप लीजिए, मैं GST का इनपुट लेता हूँ, तो मैं आपको कोई भी 50 लाख की गाड़ी 40 लाख में दे दूंगा। और उसने कम से कम 100 गाड़ियां डिलीवर करी हैं। 50-100 करोड़ रुपए डिपॉजिट मिल गया, डिपॉजिट लिया, भाग गया। सबसे खर्चे वाली गाड़ी कौन सी होती है? इफ यू हैव टू बाय जैगुआर, बाय 2, one for yourself, one for the workshop। ये मैं नहीं बोलता, गूगल कर लेना। What's the most expensive car you sold? हमारे पास अभी 10 करोड़ रुपए की रोल्स रॉयस फैंटम है। But you know what I like about Rolls Royce? जब भी कोई स्पोर्ट्स कार जाती है, Lamborghini और Ferrari और समथिंग, लोग यूजुअली देखते हैं भाई क्या कार जा रही है यार। और जब भी Rolls Royce आती है, सबसे पहले लोग पूछते हैं भाई कौन जा रहा है? Tell me how to decide which car to buy. हमारा पर्पस है कि हम इंडिया के हर कोने तक इंडिया के टॉप लोगों का नॉलेज पहुंचा सकें, उन्हें लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प कर सकें, उन्हें एजुकेट करें और इंस्पायर करें। एंड उस मिशन में आप हमारी हेल्प कर सकते हैं इस चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करके, क्योंकि आप जितना हमें सब्सक्राइब करेंगे उतने ही ज़्यादा लोगों तक हम पहुंचेंगे एंड उतने ही ज़्यादा लोगों की हम हेल्प कर पाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले राज शमानी को सब्सक्राइब कर लीजिए, राज शमानी क्लिप्स एंड राज शमानी शॉर्ट्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि कम समय में आप एक बेहतर इंसान बन सकें। एंड इस पूरे एपिसोड का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, जहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। शुरू से शुरू करते हैं एकदम 100%। ठीक है, बताओ कहाँ से शुरुआत करी, कितने साल के थे पहला बिजनेस किया था? Born in Delhi. Okay. Mom and dad are from Punjab and Haryana, but settled in Delhi. So Okay. born in Delhi and क्या करते थे पापा मम्मी? father, my dad is a chartered accountant. ओके And my mom is a homemaker. So अब now dad has क्या कहते हैं वो सर्टिफिकेट होता है ना चार्टर्ड अकाउंटेंट का, उन्होंने सरेंडर कर दिया। नाउ एवरीबॉडी इज इन्वॉल्वड इन द बिजनेस। वर यू एकदम चिल इंसान, स्टूडियस किड, लाइक हाउ वर यू? स्टूडियस तो नहीं यार। तो कैसे थे, क्या हाउ वाज योर कॉलेज लाइफ और स्कूल लाइफ? कॉलेज लाइफ सिर्फ वो फॉर्मेलिटी के लिए गए हैं कि हाँ इतनी अटेंडेंस चाहिए, बाकी हमारे जितने फ्रेंड्स थे दे यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द अटेंडेंस। सो आई वाज वर्किंग फुल फ्लेजेडली व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर ऑफ माय कॉलेज। किस सर काम कर रहे थे? So I started at the age of 17, precisely 5-7 days before my birthday. So 17 बोलने में और मजा आता है। So actually 18. So first year of my college I started working. So शुरू कैसे हुआ? गाड़ियों का शुरू से शौक है, बचपन से घर की गाड़ियां भी मैं मेंटेन कर रहा था। So we had a Maruti Zen and a Maruti 800. So I used to maintain all these cars. और मुझे गाड़ियों का मेंटेन मतलब गाड़ी सर्विस पे जानी है, टायर पंचर हो गया, खुद खोल के लगाना है, वॉश करनी है, मतलब मजे आते थे हमेशा से। मतलब I started driving when I was 10. So not a wise thing to say on a podcast. I know, 100% not, but वो जमाना अलग था, आज तो कोई मतलब ही नहीं है। बट एक्चुअली सब आई थिंक आपकी जनरेशन में सब लोगों ने जल्दी सीख ली थी कार। मेरे टाइम पे भी सबने 15-16 में, मेरे फ्रेंड्स ने आसपास सब सीख ली थी कार। यार मैंने कैसे सीखी थी? वी हैड अ लैंड, एग्रीकल्चर लैंड, तो बहुत बड़ी वो लैंड थी, तो उसके अंदर डैड ने चाबी दी, चल सीखो, चला के देखो, तो सीख ली। सो दैट्स 10 साल में तो ठीक ठाक आती थी। मतलब 8, 9, 10 वो होता है ना, गोदी में बैठ के शुरू किया ड्राइव करने। I know, but so तो कोई बाइक, स्कूटर कुछ नहीं चलाया? बाइक मेरे डैड ने हमेशा मुझे बोला यार कोशिश करो कि ना चलाई जाए। ऑफ कोर्स बाइक का बहुत शौक था, बट आई वाज ओनली अलाउड टू ड्राइव माय कार इन माय कॉलोनी। सो आई वाज नॉट अलाउड। सो मतलब जो उन्होंने बोल दिया वो वैसा ही हुआ। मतलब वो कॉलोनी, अगर उन्होंने परमिशन दी है मुझे, तो वो कॉलोनी के अंदर ही चली, कभी बाहर नहीं गई। तो वो आपने ऐसे नहीं साइड चुपके से निकाल ली बाहर? या जब इतनी परमिशन, आज तक कभी किसी चीज़ के लिए मना ही नहीं किया उन्होंने।
तो जो फिर- 2-4-5 चीजें उन्होंने बोली है लाइफ में फॉलो करो, लाइक डोंट स्मोक, ही स्मोक्स, ही ड्रिंक्स, सो इवन टुडे आई डोंट स्मोक, आई हैव नेवर डन दैट, आई हैव नेवर टेस्टेड अल्कोहल इन माय लाइफ, सो That makes two of us. No alcohol, no smoking. Yeah. नाइस, रेयर, वेरी रेयर कमोडिटी. हाँ. सो अल्कोहल उन्होंने कभी मना नहीं किया. उन्होंने बोला जब भी शुरू करेगा दोस्तों के साथ नहीं शुरू करनी, जब भी शुरू करेगा मेरे साथ बैठ के शुरू करेगा, पार्टी रखेंगे और उस दिन शुरू करेंगे. तो उस चक्कर में वो इतना मजा आता है बताने में यार. सो प्रोबेबली समथिंग व्हिच मेक्स यू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड इज व्हाट यू एंजॉय, एंड वी ऑलवेज बीन एंजॉयिंग दैट. या सो नो अल्कोहल टिल डेट, नेवर टेस्टेड, नो सिगरेट्स. So your father, उन्होंने आपको सब परमिशन दी और इसलिए आपने जो उन्होंने बोला उतना ही मान लिया. मेरे डैड ने ना मुझे आज तक कुछ बहुत ज़्यादा बोला नहीं है करने के लिए. ही इज़ ऑलवेज एवर सिंस. सो हिज लॉजिक वॉज कि मैं आपको कोई एक चीज़ समझा सकता हूँ, बट आपने करनी वही है जो आपको ठीक लगता है, क्योंकि अगर वो ठीक हो गई तो वो जतिन का डिसीजन, गलत हो गई तो उनका डिसीजन. सो इज ऑलवेज बीन गाइडिंग मी, बट आई probably at the age of 10, 11, 12 I've been taking my own decisions. And what do you mean by own decision? Own 10, decisions. 11? If I have to travel to America at the age of 15 and I have to study there, I just have to tell him कि this is what I think is right for me. किया है साहब ने? मैंने बहुत सारे डिसीजंस लिए हैं ब्रो. मतलब जैसे क्या? गिव मी वन डिसीजन जो आपको लगा कि ये डिसीजन आपका ही था. जब मैंने अपना करियर शुरू किया था 2003 आई स्टार्टेड, तो 2005 की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. बॉम्बे में फ्लड आया था 25 जुलाई 2005 और बहुत सारी गाड़ियाँ डूबी थी यहाँ पे. और मेरा बचपन का सपना था मर्सिडीज एस क्लास लेनी है. मतलब मैं सपना ये था कि 45 इयर्स की एज तक मैं पैसे इकट्ठे करूँगा, वो पैसे जोड़ के मैं एस क्लास खरीदूंगा एक गाड़ी. सो द बिगेस्ट ड्रीम. अब एस क्लास में क्यों ले पाया 2005 में? बिकॉज वो गाड़ी आ रही थी 24 लाख की. मेरे डैड ने मुझे अपने सारे बड़े दोस्तों के साथ बिठाया, मतलब ऑल द बिग गाइज, दे वर लाइक, इट वाज अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विद 8 बिग बिजनेस पीपल आउट ऑफ माय डैड सर्कल कि यार मेरा बेटा ये प्रपोजल लेके आया है कि बॉम्बे में फ्लड आया, वो गाड़ी खरीदना चाहता है. 68 लाख की नई गाड़ी आती है, 24 लाख की गाड़ी मिल रही है, वो यहाँ दिल्ली लेके आएगा फ्लड हुई हुई गाड़ी, उसको रिपेयर करेगा और बेचेगा. आप में से कौन इन्वेस्ट करना चाहते हैं? उसका बिजनेस प्लान सुनो. तो 3 घंटे हमारी वो मीटिंग चली उस बिजनेस प्लान के ऊपर मेरे पापा के फ्रेंड्स के साथ. और पापा वाज नॉट देयर ऑन दैट टेबल. सो ही वाज सिटिंग, ही वाज चिलिंग विद वन ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड आई वाज विद 8, me and Rahul, we were with 8 different investors. Investors less, but more of his friends who can probably fund that particular finance. Yes. तो हम बैठे और मैं 3 घंटे तक सबको कन्विंस करता रहा कि मेरी प्रपोजल सुन लो, क्योंकि मैं उस टाइम पे 1 लाख रुपए महीना कमाना शुरू हो गया था. अब मैंने बोला कि यार आप मेरे को ये फंड करो, मुझे लगता है कि हम सक्सेसफुल होंगे इसके अंदर. पहली बार ऐसा हुआ था हमारी कंट्री के अंदर कि मर्सिडीज जैसी गाड़ियां पानी में डूबी और इंश्योरेंस वाले फोन कर रहे हैं. यस. सो टाटा AIG करके इंश्योरेंस कंपनी थी जिससे हमारी बात हो रही थी. तो 3 घंटे की डिस्कशन के बाद, घनिष्ठ डिस्कशन के बाद, कन्विंसिंग एवरीवन, 7 लोगों ने बोल दिया और हमारे को 15 मिनट लगा के कन्विंस किया, जतिन बेटा मत करो ये बिजनेस, क्योंकि अगर आपका इसमें लॉस हो गया तो आपका सारा कॉन्फिडेंस टूट जाएगा. जो आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हो आप उससे भी जाओगे. तो मैं और राहुल हम दोनों वॉशरूम गए 3 घंटे की डिस्कशन के बाद. मैंने उसकी शक्ल देखी, उसने मेरी शक्ल देखी. मैं कन्विंस हो गया था यार बस, अगर इतने बड़े बड़े लोग अगर कुछ कह रहे हैं तो शायद ठीक ही कह रहे होंगे. मैंने राहुल की शक्ल देखी, मैंने पूछा, मैंने भाई क्या करना है? कह रहा भाई गाड़ी तो लेनी है. मतलब डन बोल दिया. आज तक मैंने, राहुल ने, मेरे डैड ने, मेरे साथ, मेरी टीम ने, हमारे साथ, हम एक दूसरे की कभी बात नहीं काटते. अगर एक को लग रहा है वो कन्विंस्ड है तो साथ है, सब साथ में. बिल्कुल. अब हम वापस आए तो अब सारे लोग एक टेबल पर बैठे थे इंक्लूडिंग माई फादर. तो हम वापस आए तो पापा कहते हैं बेटा क्या करना है, क्योंकि आधा घंटा उन्होंने, या ऑलमोस्ट 15-20 मिनट, आधा घंटा मेरे डैड के 7 फ्रेंड्स ने ये समझाया 8 में से कि नहीं करनी है. और हम वापस आए तो पापा ने पूछा कि क्या करना है बेटा. मैंने पापा को कल बताएंगे. तो आज भी मुझे याद है उनका डायलॉग, कहते हैं बेटा खटाखट डिसीजन होते हैं ज़िंदगी में, इतना टाइम नहीं लगता, बता क्या करना है. मैंने पापा लेनी है गाड़ी. तो मतलब जब मैंने उनकी शक्लें देखी सबकी, तो मतलब वो हक्के बक्के रह गए थे कि हम आधा घंटा तेरे को समझा रहे हैं, हम समझदार लोग, और तू कह रहा है फिर भी लेनी है. अगले दिन सुबह 10 बजे पापा ने बुलाया ऑफिस, 10:30 बजे डिमांड ड्राफ्ट बनाया. कहते ये ले बेटा जा लेके आ गाड़ी. उन्होंने खुद
और पहली बार ज़िंदगी में फ़्लाइट पे बैठे. सो 24 लाख की गाड़ी खरीदी. और हाँ, मैं 8वें आदमी का नहीं बताया मैंने. 7 आदमियों ने मेरे को 7 people said no. One was like बाप की गारंटी दिला दे, पैसे कल सुबह उठा ले. That was the 8th answer. But डैड ने बना के दिया डिमांड ड्राफ्ट. गए, पहली बार फ्लाइट में बैठे, बॉम्बे आए. यहाँ डिमांड ड्राफ्ट लेके आए. हम दिल्ली वाले हैं. यहाँ डिमांड ड्राफ्ट लेके आए. जिसकी गाड़ी थी वो कहता है आप ड्राफ्ट जब तक क्लियर नहीं होगा गाड़ी नहीं देंगे हम आपको, क्योंकि तुम दिल्ली वाले हम विश्वास ही नहीं करते. एक्चुअली सो सिफारिशें लगाई कि ड्राफ्ट पे गाड़ी दे दो. बड़ी मुश्किल से उन्होंने हमारे को ड्राफ्ट पे गाड़ी दी. सो नो ऑफेंसेस टू दिल्ली वाले, बट या दैट्स मैं अपना एग्जांपल बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ है. सो एंड सो Delhi, we need to, we've improved a lot over the years. So whatever we commit, we deliver now. So पहले ऐसा कम होता था. तो अब वो गाड़ी लेके आए, उसको लोड किया. और हमने एक अच्छी चीज अपने करियर में पता है क्या करी है? द बिगेस्ट अचीवमेंट और द बिगेस्ट डिसीजन इज वी ऑलवेज हैड द बेस्ट कंसल्टेंट्स ऑन बोर्ड. मीनिंग मैंने गाड़ी जब तैयार करी तो मैं मर्सिडीज की डीलरशिप पे ही गया उसको रेडी करने के लिए. दिल्ली एक गाड़ी स्टार्ट करने के लिए 2 चीजें चाहिए होती हैं. एक होता है करंट, दूसरा होता है फ्यूल. अगर वो दोनों चीजें आ रही हैं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी. तो पहली चीज उन्होंने चेक की, स्पार्क प्लग्स खोले, उसमें पानी था, साफ किया, हवा मारी, वापस लगाया, देखा करंट आ रहा है. दूसरा, जब सेल्फ मारने की तरफ चले तो स्टार्ट करने की तरफ चले तो उसमें देखा फ्यूल नहीं आ रहा. गाड़ी को लिफ्ट पे लगाया, ऊपर लगाया, फ्यूल पंप था, उसको खोला, उसमें से पानी निकला, हवा मारी, लगाया, सेल्फ मारा, गाड़ी स्टार्ट हो गई और 2 सेकंड बाद बंद कर दी. तो मैं राहुल की शक्ल देखूं, राहुल मेरी शक्ल देखे, मैं स्टार्ट हो गई क्या? कह रहा लग तो मुझे भी यही रहा है. मैंने उनसे पूछा मैकेनिक से, मैंने भैया स्टार्ट हो गई? कहते हाँ स्टार्ट. मैंने सीरियसली स्टार्ट हो गई? कहते हाँ स्टार्ट हो गई. मतलब दैट वाज, मैंने डैड को फोन करा, मैंने डैड गाड़ी स्टार्ट हो गई है. 15 मिनट में, आधे घंटे, मतलब 2-3-4 घंटे में. मतलब दैट वाज द बिगेस्ट डे ऑफ माई लाइफ. मतलब उससे बड़ा दिन मैंने आज तक नहीं देखा. वो गाड़ी लेके आए जो सब लोग अपोज कर रहे थे और मेरे पिताजी मुझे ये समझा रहे थे, बेटा जिस दिन तेरी ट्रेन चल पड़ेगी सब उस ट्रेन पे चढ़ना चाहेंगे, अभी नहीं चल रही इसलिए शायद तेरे पे विश्वास नहीं है. तो गाड़ी स्टार्ट हुई और within 30 days we made 24.5 lakhs of profit in that car. कितना खर्चा कितना आया था उस पे? 20 to 24 पे उठाई ना? ऑलमोस्ट 4-5 लाख रुपए का खर्चा आया. 30 जी के आसपास आपको गाड़ी पड़ी. हाँ जी. और फिर then you sold it for 24.5 lakhs was net profit in our hand. तो उसके बाद फिर हमने एक और लॉट खरीदा जिसमें एक S क्लास थी, एक C क्लास थी. There was 2 cars bought together. Then हाँ बॉम्बे से ही. मतलब हमने अपना मतलब अगर बॉम्बे नहीं होता तो शायद मैं यहाँ नहीं होता, और वो पहली गाड़ी अगर पहली नहीं होती तो मैं यहाँ नहीं होता, और फ्लड नहीं होता तो भी नहीं होता. मैं तो अगले साल भी विश करता था कि फ्लड आ जाए. We were kids, yeah, we were 20. So ऐसा मन करता था. Of course फिर हम इसको on a lighter note हम ऐसा बोलते थे तो ऐसा मन आता था. इस सब के बीच में you said कि पहले ना ऐसा बहुत कम होता था कि दिल्ली वाले जो बोलते थे वो डिलीवर करते थे. नाम खराब था इसलिए डिमांड ड्राफ्ट पे भी मिला नहीं. ऐसा क्यों बोला? उस टाइम पे नाम खराब था क्या? भी सेम प्रॉब्लम थी. मतलब हमने साउथ बहुत जल्दी क्रैक कर लिया था. यू नो बिलीव, मैं जब बॉम्बे में मैंने अपना शोरूम खोला है ब्रो, बिफोर आवर शोरूम we sold 14 cars in a year in Bombay, sitting in Delhi. So हमने हमेशा से पैन इंडिया बिजनेस किया है, कभी भी रीजनल बिजनेस नहीं किया. मैंने 14 कार्स एक साल में बेची थी क्योंकि हम दिल्ली वाले थे. जिस दिन हमने बॉम्बे स्टोर खोल दिया बॉम्बे वाले हो गए. मेरी 14 कार्स were sold within 40 days. तो क्यों ऐसा बॉम्बे दिल्ली में डिफरेंस डर लगता है दिल्ली वालों से. क्यों? पहले कुछ हुआ है क्या ऐसा किसी के साथ? बहुत लोगों के साथ हुआ होगा तभी ये एक. मतलब लोगों ने आपको क्या बोला? लाइक व्हाट डू यू थिंक? समबडी मस्ट हैव सेड समथिंग. ट्रस्ट वाज अ डेफिसिट बिकॉज जैसे यार हम दिल्ली में कंस्ट्रक्शन करते हैं, सो हम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, जैसे मैंने अपना शोरूम बनाया है, मैंने लगभग 30 कॉन्ट्रैक्टर्स को काम दिया है. 30 में से 15 को जो हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि यार आप 5 mm मटीरियल यूज़ करोगे, 4 mm यूज़ कर लोगे. कटिंग कॉर्नर्स, ब्लैक बोला है वो ग्रे हो जाएगा, कलर वाइट बोला है वो ऑफ वाइट हो जाएगा. नाउ थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड. बॉम्बे में द कल्चर वाज, अगर आपने 30 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया, 28 विल डिलीवर व्हाट दे प्रॉमिस. दिल्ली में 15 people, because of 15 people would not deliver what they've promised. पहले परसेंटेज और कम थी. सो हम बात कर रहे थे 2003, फिर ये आया 2005. बीच में हमने, मतलब मैंने 2006, अब हुआ क्या, 2003 में काम किया.
एक्सीडेंटल गाड़ियां कई सारी खरीदी, कई सारी रिपेयर करी, बेची, पैसे बनाने शुरू हो गए। अब आ गई बड़ी ट्रांजैक्शंस, 24 लाख पहली ट्रांजैक्शन में बचे, 18 लाख दूसरी में, तीसरी में 12 लाख। अब वो जो छोटी गाड़ियां थी उन पे काम करने का मन ही नहीं करता था, क्योंकि उसमें 1 लाख मतलब 1,50,000 बच रहे हैं, 40,000 इंडिका पे। तो अब सोचा अब क्या करें, बिजनेस मॉडल, फर्स्ट वाला बिजनेस मॉडल फेज आउट हो गया अपने आप ही। अब सेकंड दोबारा फ्लड नहीं आई फॉर्चुनेटली, तो बिजनेस मॉडल खत्म हो गया। लग्जरी अब कार्स सोचा क्या करें, अब तो सोचा अब कैपिटल भी थोड़ी बहुत ही कलेक्ट हो गई थी, अब क्या करें। तो मैंने सोचा यार कुछ और करते हैं, तो अब हम गए ICICI बैंक के गोडाउन, जहाँ पे बैंक रीपोजेस गाड़ियाँ खड़ी होती थी और वो बेचते थे। पहले फिजिकल ऑक्शंस होती थी, आप आओ, ऑक्शन गाड़ियाँ खड़ी हैं, आप ऑक्शन कीजिए, आप हाथ खड़ा कीजिए, ऑक्शन में अपना डिमांड ड्राफ्ट जमा कीजिए और गाड़ियाँ खरीदिए। तो रीपोजेस मतलब जो इंश्योरेंस नहीं भर पाए, नहीं इंश्योरेंस सॉरी, जो लोन नहीं भर पाए, यस उन लोगों के इसमें। ओके, अब हम गए वहाँ पे, तो लोग 1-1, 2-2, 3-3 गाड़ी, हम इकट्ठी 50 गाड़ी 25 गाड़ी लेंगे, क्योंकि कैपिटल हो गई थी। और वहाँ पे दिल्ली में लोग दिल्ली रजिस्ट्रेशन के अलावा कार डीलर्स गाड़ियाँ नहीं लेते थे। हम यूपी, पंजाब, एवरीथिंग व्हाटएवर, मतलब हम कभी भी, क्योंकि हमने हमेशा बिजनेस पैन इंडिया सोचा, और मोस्ट ऑफ द पीपल थॉट रीजनल बिजनेसेस, कि हम दिल्ली के कार डीलर है तो हम गुड़गांव नंबर भी नहीं लेंगे। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दैट डे, दोज डेज 2006। क्यों ऐसा करते थे लोग? उनको लगता था यार शायद कस्टमर नहीं खरीदेगा, वो डरते थे। क्यों पहले दूसरी स्टेट की गाड़ियां नहीं रख सकते थे सेम स्टेट मतलब में? लोग डरते थे कि यार पता नहीं ट्रांसफर कैसे होगी, कौन जाएगा, अगर कल को दिक्कत आ गई। मैंने महाराष्ट्र नंबर की गाड़ी खरीद ली और मैं दिल्ली रहता हूँ, मैं कभी गया ही नहीं हूँ बॉम्बे, कभी जाना ही नहीं होगा, मैं कैसे करूंगा। अब तो कंट्री हैज बिकम वेरी स्मॉल, पहले कंट्री बड़ी होती थी। नहीं, मतलब मुझे लॉजिक समझ नहीं आया कि अगर मैंने MH गाड़ी ले ली, मान लो मैं दिल्ली रहता हूँ जी, तो क्या होगा आप इसका? उसी नाम पे गाड़ी ट्रांसफर कर सकते हैं जिस स्टेट के आप हैं। नहीं तो आप नई NOC लीजिए और अपनी स्टेट में रजिस्टर करो, बिकॉज रजिस्ट्रेशन इज नॉट, इट्स अ स्टेट मैटर। सो हमने अब सारी लेनी शुरू करी, मार्जिन उनमें था जो बाकी सारे लोग नहीं कर रहे थे। मैंने यूपी नंबर एस्टीम ली थी, मुझे याद है 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ 1 लाख का मार्जिन था। जिसने दिल्ली नंबर ली थी 3 लाख के साथ 20,000 रुपए का मार्जिन था। तो हम वही ले रहे थे जो बाकी सारे लोग नहीं ले रहे थे। ऑलवेज मतलब डिड। तो फिर आपने यूपी लिया, तो फिर यूपी के कस्टमर को ढूंढते थे फिर आप? करेक्ट, हम नोएडा जाके बेच देते थे। गाजियाबाद एंड यूपी वाज गाजियाबाद एंड नोएडा, यूपी 14, यूपी 16। कस्टमर कैसे ढूंढते थे? उस टाइम पे अखबारों में ऐड निकलती थी, ये वेबसाइट्स वगैरह कुछ नहीं हुआ करता था। और हम ऐड लगाते थे कि हमारे पास 25 गाड़ियां हैं, कोई नोएडा से आ रहा है, कोई गुड़गांव से आ रहा है, हम इकट्ठी। अब हमने क्या किया, एज इट इज बैंक गए, अच्छी अच्छी गाड़ियां चूज करी, इकट्ठी 30, 35, 40 और खरीदी, और उसको अपने यहाँ पे खड़ा किया। मतलब हमारा जो ऑफिस था उसके नीचे पार्किंग में खड़ा किया, ऐड लगाई कि हमारे पास ऐसे 20-25 गाड़ियां, लोग आए, देखे, जिसको जो पसंद आई वो ले गया। ये बताओ मुझे, जब आपने कार बेची फर्स्ट टाइम, मर्सिडीज बेची, तब भी न्यूज़पेपर में ऐड डाल के बेची थी? हाँ जी। कितने रुपए लगते थे न्यूज़पेपर में ऐड डालने में? 3-4 हज़ार रुपए में न्यूज़पेपर में ऐड आती थी, क्लासिफाइड सेक्शन होता था। ओके। और वहाँ पे अपने गाड़ियाँ, मैट्रिमनी और बाकी सारी एड्स होती थी, प्रॉपर्टी, मतलब सब कुछ ऐसे ही बिकता था उस जमाने में। ओके। एक बार ऐड डालो, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, सुबह 6 बजे कॉल्स बजने शुरू होते थे और रात तक आप सिर्फ कॉल ही उठा रहे होते थे, इतने कस्टमर्स होते थे। ओके, नेक्स्ट फिर तो आई एम पैशनेट अबाउट 3 थिंग्स इन लाइफ: मोबाइल, कार्स एंड नंबर्स। मोबाइल, कार्स एंड नंबर्स। मोबाइल उस टाइम पे, मतलब मैं 2011-12 की बात करता हूँ, जब मैंने पैसे वैसे बना लिए थे, तो वर्तू करके एक मोबाइल हुआ करता था, मतलब 5 लाख 10 लाख, मैंने 20 मतलब मैंने किसी ज़माने में 50 लाख 1 करोड़ रुपए के मोबाइल भी खरीदे हुए अपने लिए, खुद के लिए पर्सनल यूज़ के लिए। एक ही चीज़ का शौक था, ये 2-3 चीज़ों का। मतलब मेरे पास आज भी गाड़ी के नंबर्स, जैसे मेरे पास एक गाड़ी है, उसका नंबर है DDC1, सो that number is worth about 50 lakhs। या DDC1 दिल्ली का 1961 का ओल्डेस्ट सीरीज है वो, और 1 है। मुझे 1 का हमेशा शौक रहा है। मतलब मेरी कई गाड़ियां हैं जिस पे 001 है और मैंने कलेक्ट किए हैं। मतलब आज अगर मैं अपने सिर्फ मोबाइल नंबर्स, गाड़ी का नंबर और एक वेबसाइट का डोमेन है हमारे पास, अगर मैं सारी चीज़ें बेच दूं तो मैं 15 करोड़ रुपए का एक हफ्ते में कलेक्शन कर लूंगा। क्या? यस। बट ये क्यों ऑब्सेशन क्यों है नंबर का? मोबाइल का क्यों ऑब्सेशन है? मेरा मोबाइल नंबर है 99999999, लास्ट में X, सो 9 times 9 एंड लास्ट में X। ये मैंने मोबाइल नंबर खरीदा था 1,10,000 रुपए का इन द ईयर 2007। आज क्या वैल्यू? आज अगर मैं आवाज मारूं मार्केट में कि मुझे 3 करोड़ रुपए चाहिए इसके, तो जब तक मैं घर पहुंचूंगा इस पॉडकास्ट के बाद, उससे पहले 3 करोड़ रुपए पहुंच चुके होंगे, बिकॉज बहुत लिमिटेड सप्लाई है। So there are only 50 numbers. So supply and
डिमांड. एंड मैंने हमेशा बिजनेसेस वो किए हैं जिनमें मैंने डिमांड और सप्लाई में गैप देखा. जैसे यूपी नंबर एस्टीम खरीदी, जैसे बॉम्बे फ्लड में कोई नहीं था गाड़ी खरीदने के लिए. एक्सीडेंटल गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा लोग नहीं खरीदते थे. और पता नहीं गॉड विलिंगली यार, जब भी हमने वो काम किया, वी ऑलवेज सॉ द बेस्ट पोजीशन इन द कंट्री ऑन दैट बिजनेस. मतलब one big achievement for us was at the age of 19, the biggest guy in the accidental trade called us at his house, मतलब I'm talking about 2004, for dinner, कि यार जतिन तुम ना खुद काम कर रहे हो ना मुझे काम करने दे रहे हो. मतलब अच्छे खासे मैं मार्जिन कमाता था. एक काम करते कोलैबोरेट कर लेते, आधा शेयर तुम रख लो आधा मैं रख लेता हूँ. 19 साल की उम्र में जो 20 साल से बिजनेस कर रहा था एक्सीडेंटल कार्स का. सो मतलब उसी दिन हमें लग गया था कि यार ये अब हमने कुछ कर लिया है, बड़ा कर रहे हैं हम. हाँ कुछ कर लिया है, अब हम वी कैन मूव, मतलब अगर बड़ा कर लिया तो वी कैन मूव ऑन टू अ बिगर स्टेप. सो 2005 18 एस क्लासेस डूबी थी बॉम्बे में, 17 हमने खरीदी थी, एक बार जाने दी थी. बड़ी ऑब्सेशन क्यों आया था पहले, मुझे अभी तक ये समझा नहीं. किस चीज? कार का, मोबाइल का, यार पता नहीं शुरू से था. अच्छा ऐसे मेरे डैड इनमें बिजनेस करना है, ये क्यों सोचा? कुछ डिमांड सप्लाई का गैप तो अब क्योंकि डिमांड सप्लाई गैप जिस चीज का शौक है मुझे, उसकी डिमांड सप्लाई और उसके डायनामिक्स, उसके मैथमेटिक्स मुझे समझ में आते हैं ना. पहली बार दिल्ली में सीरीज आई थी 9999, और हमने नंबर खरीदा पहला बार मेरा वाला, फिर एक और 9 बार 9 खरीदा. उसके बाद मैं रात को 2 बजे पापा के पास गया, उठ के मैं बिजनेस प्लान बना रहा था. 12 बजे से 2 बजे के बीच में, 12 बजे मैं गया, मैंने बिजनेस प्लान दिया कि यार अगर मेरे जैसा बेवकूफ़ 1 लाख रुपए का मैंने नंबर खरीदा था, 1,10,000 रुपये का, अगर मैं नंबर खरीद सकता है 1,10,000 वॉज अ बिग अमाउंट, अगर खरीद सकता है तो मेरे जैसे लोग और भी तो बहुत होंगे. कहते यार होंगे तो सही. मैंने सीरीज़ खरीदते हैं, वोडाफोन के साथ बैठे 1,71,00,000 रुपए का ड्राफ्ट बनाया था हमने ये नंबर्स खरीदने के लिए. और फैमिली की नेटवर्थ होगी 2-2.5 करोड़ रुपए उस टाइम पे नंबर्स खरीदते हुए. नो वन बिलीव्ड इन दैट आइडिया. एंड 1300 नंबर थे मेरे पास. सो 7 times 9 सारे हिंदुस्तान के मैंने बेचे हुए हैं, 8 बार 9 सारे मैंने बेचे हुए हैं, 9 बार 9 में सिर्फ 2 थे मेरे पास, एक मेरा अपना नंबर और एक और मैंने बेचा हुआ है. एंड 6 बार 9 में भी कुछ अच्छे से, जैसे 6 times 9 09999, 099, 1999, ऐसे नंबर्स हमने 1300 नंबर्स आइडेंटिफाई किए और खरीदे वोडाफोन से. मतलब यू वोंट बिलीव, जब पहली बार डील हुई थी, दिस वाज द लार्जेस्ट डील फॉर VIP नंबर्स इन द कंट्री. वोडाफोन में लिटरली बता रहा हूँ, मतलब मुझे बाद में पता चला, मुझे नहीं पता था कि उस टाइम पे ढोल बुलाए गए थे कि ढोल बजाए हैं कि इतनी बड़ी VIP नंबर्स, इतनी बड़ी कलेक्शन हमने सिर्फ नंबर बेच के कर लिया है, विच नेवर यूज्ड टू, इट वाज नेवर अ बिजनेस मॉडल. 1 महीने के बाद हमने जब अपना बैठे हुए थे, हम काम कर रहे थे नंबर बेचने के लिए, क्योंकि दिस वाज अ न्यू बिजनेस मॉडल. अब बाकी सारे बिजनेस मॉडल्स पुराने हो गए थे. ब्रो एक भी नंबर नहीं बिका पहले महीने में. क्यों? नॉट वन नंबर वाज सोल्ड. एंड मुझे इतना अजीब लगता था, मगर मेरे डैड ने एक भी सवाल नहीं पूछा मुझसे कि बेटा क्या हुआ. मतलब इमेजिन द फैमिलीज नेटवर्थ वाज 2.5 crores एंड 2.25 करोड़ के हम नंबर खरीद के बैठे हैं. सब ने यही बोला, बेवकूफ़ हो, बेटे के लिए तुम ऐसे ही करते रहते हो, तुम्हारे को करना ही नहीं चाहिए था, हम बचपन से समझा रहे हैं, मतलब यू शुड हैव नेवर डन इट. नाउ अब देखो अब क्या करोगे नंबरों का आप. तो हमने अपना मार्केटिंग स्टंट और स्ट्रैटेजी चेंज करी. हमने एक आर्टिकल छपा कि ऐसे ऐसे कोई 7 times 0 या कोई ऐसा सा नंबर किसी एक ट्रांजैक्शन में ऐसे करके, और वो 10 लाख रुपए का बिक गया है. It is basically a marketing strategy of ours. अच्छा, मतलब ये बिका नहीं था, मन से लिख दिया कि ये 7 बार 0 वाला 10 लाख. ऐसी कुछ एक हमने ट्रांजैक्शन दिखा दी, ऑक्शन हो गया. मतलब आप नॉर्मली प्रिंट करने के लिए कोई फिजिकली देखने तो आता नहीं है क्या हुआ है. आप न्यूज़ होती है और न्यूज़ छप जाती है, और न्यूज़ छप गई और वो वायरल हो गई. मतलब वो 5-7 अखबारों ने छाप दी. ब्रो 1.5 महीने में, 2 महीने में मेरे 1,71,00,000 रुपए रिकवर हो गए. 2 months by selling how many numbers? 150. सबसे महंगा नंबर कौन सा बेचा आपने? 27 lakhs 9 times 9. 9 times 9. That's the biggest return on investment I've ever got. What feel do you get? कि अच्छा, देखो मोबाइल नंबर मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मोबाइल नंबर आप 10 लोगों को बताओगे, हर बार बताओगे, तो ऑलवेज इट गिव्स यू फीलिंग कि यार ये मेरा नंबर है, राइट? कार का नंबर 1 हो, 2 हो, 5 हो, 9 हो. पोर्शे चला के कैसी फीलिंग आती है, वो भी वैसी फीलिंग आती है ऑफ समवन हु इज पैशनेट अबाउट नंबर्स. मेरे साथ भी ऐसा है. मतलब मैंने अभी एक गाड़ी खरीदी थी, मारुति की, कौन सी है, इग्निस.
उस पर नंबर लगाया DDC1, मैंने इंस्टाग्राम पे मैंने अपने कभी गाड़ियों के बारे में आज तक कभी इंस्टाग्राम या कहीं पे डाला नहीं है। सो मैंने वो खरीदी, मुझे पसंद थी और मैंने उस पर नंबर लगवाया DDC1 और मैंने क्लिक की पिक्चर, मैंने डाला इंस्टाग्राम पे, लुक एट माय न्यू कार। वो जी बिजनेस, जी न्यूज 3-4 जगह छप गया कि वो गाड़ी मारुति और आप नंबर 1 10 टाइम्स मोर एक्सपेंसिव नंबर है। सो इट्स जस्ट आपको इसी कई चीजें ऐसी हैं जिसके लिए जिसमें आपको मजा आता है। सबसे एक्सपेंसिव कार नंबर कौन सा खरीदा? CAR1 है मेरे पास नंबर। कार 1, नाइस। वो कर्नाटका की सीरीज है, ट्रांसफर नहीं होती है, मारुति वैन पे लगा है, वो गाड़ी मेरे पास है। बट दैट्स आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग। कितने का नंबर होगा वो? पता नहीं यार, वो अगर ट्रांसफर अभी कर्नाटका में पुराने नंबर ट्रांसफर नहीं होते, हर स्टेट का अलग अलग, मैंने बताया ना स्टेट सब्जेक्ट है। अगर वो ट्रांसफर हो जाए तो कुछ भी मांग लो यार, मतलब 1 2 3 मतलब व्हाटएवर यू गेट इट। 1 करोड़? 1 करोड़ तो मिनिमम स्टार्टिंग प्राइस होगा ब्रो। मेरा जो नेक्स्ट बिजनेस मॉडल जो हम लॉन्च कर रहे हैं, इसी महीने हम लॉन्च करने जा रहे हैं, वो है कार्स। कंपनी का नाम ही cars.co.in, cars.co.in. Do you think you can get this domain? No. Cars.co.in. I bought this domain some 12-13 years back and finally I'm launching a business model. Today the domain itself will give you so much money. Yes. By the way, you know what? Kismat, random, right? Both the cars I've gotten, मेरे को दोनों same number मिले. Seriously? Randomly from you. Wow. Randomly. Not bad. ना मैंने मांगे, ना मेरे को फर्क पड़ता था। और पता है कब नोटिस किया मैंने? जब खरीदा तब भी नोटिस नहीं किया था। जब दोनों कार खड़ी थी मेरी गैरेज में, तब मैं हाँ क्या बात कर रहे हो? पहले बताना चाहिए था, 5 लाख फालतू मंगाते। अब मैं नंबर नहीं बताऊंगा, खैर पता ही होगा। Jokes about it. Now coming to cars again. So ये आपने बोला, हाँ, तो इधर तक आपने नंबर्स बेचे, नंबर्स के बाद बिजनेस मॉडल अब चाहिए था कि रेगुलर कोई बिजनेस करना है। करेक्ट। तो अब आए इंपोर्ट्स की बारी। अब हमने इंपोर्ट करनी शुरू करी। अब यार जब इंपोर्ट का आइडिया कैसे आया? गाड़ियों की डिमांड थी, गाड़ियों का शौक था, कुछ बड़ा करना था। सो बड़ा क्या होता है गाड़ियों में? और बड़ी गाड़ी, यही होगा। और कैसे होगा? और ज्यादा गाड़ियां, और बड़ी गाड़ी, और ज्यादा गाड़ियां। सो बड़ा करना था, तो बड़ा ये समझ में आया कि इंपोर्ट्स करते हैं। कौन सी इंपोर्ट? क्या मतलब? लाइक एक्सप्लेन मी द बिजनेस मॉडल। इंपोर्टेड वाज अ टोयोटा लैंड क्रूजर। टोयोटा लैंड क्रूजर इंडिया में नहीं आती थी तब। ओके, तो जो गाड़ी इंडिया में नहीं मिलेगी वो हम यहाँ बुलवाएंगे। और बहुत सारी गाड़ियाँ, रेंज रोवर्स नहीं आती थी इंडिया में, लैंड क्रूजर्स नहीं आती थी, फरारी लैम्बोर्गिनी तो छोड़ ही दे। लैम्बोर्गिनी की डीलरशिप थी बट फरारी नहीं थी। बेंटली थी बट और बहुत सारे ब्रांड्स थे। रोल्स रॉयस भी था बट और कई सारे ब्रांड्स थे नहीं थे। क्राइसलर 300C, इन्फिनिटी, मसराटी और ये सब। मसराटी तो पहली 17 मसराटियाँ उस टाइम, मतलब मैंने 2-3 सालों में 17-18 मसराटियाँ बेची थी। लॉट ऑफ कस्टमर्स। ओके, सो सारी ये जो कार्स इंडिया में नहीं मिलती वो इंपोर्ट करी। सेकेंड हैंड, ब्रांड न्यू, ऑल ब्रांड न्यू, 0 किलोमीटर। कितना फर्क होता था? दुबई में कितने की मिलती थी, फिर इंडिया लाने कैसे? तो उस टाइम पे ड्यूटी थी 120। हमने जब शुरू किया 2007 में, ड्यूटी थी 108, 104, फिर हुई 108, फिर हुई 113, फिर हुई 128, 125, फिर 138, आज 225% ड्यूटी है। अगर आप 1 करोड़ की गाड़ी लेते हैं लंदन से, कोई भी रोल्स रॉयस आप लेते हैं 1 करोड़ की, लेट्स से, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट न्यू कार्स। मैंने यूज्ड कार्स कभी इंपोर्ट नहीं करी तो मुझे पता नहीं है। और यूज कार्स होती भी नहीं है क्योंकि वो नई गाड़ी से भी एक्सपेंसिव पड़ती है। ड्यूटी बहुत ज़्यादा है, 300-350% है। 1 करोड़ की गाड़ी पे 2 करोड़ 25 लाख रुपए आप ड्यूटी देते हो। गाड़ी कितने की हो गई? 1 + 3.25, उसके ऊपर आप 10% रजिस्ट्रेशन देते हो प्लस इंश्योरेंस देते हो, तो आपको गाड़ी लैंड करके कॉस्ट करती है 1 करोड़ वाली गाड़ी 4 करोड़ की। सो 300% जो पोर्शन है ऑफ अ कार विच इज इम्पोर्टेड इन इंडिया इट गोज टू द गवर्नमेंट। बट टेक्निकली आप एक ऐसे बिजनेस में हो जिसका प्रोडक्ट 5-10 साल चलता है, राइट? जी। और 5-10 साल चलता है तो उसमें अनहैप्पी कस्टमर्स भी होंगे ना। तो अनहैप्पी कस्टमर्स आंख में आंख देख के बोलते नहीं कि यार तुमने मेरे साथ गलत किया, फ्रॉड किया, ये किया। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, बट हमको do you know the best and the strongest relationships do you make when you have a unsatisfied customer or someone who's not satisfied with you? एक कस्टमर आया,
RTGS किया, 15 मिनट आया, 10 मिनट में RTGS किया, 10 मिनट में गाड़ी डिलीवर हो गई। क्या रिलेशनशिप बना? ही इज सेटिस्फाइड। स्ट्रॉन्गेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जिनसे आपने लड़ाई लड़ी, गुस्सा किया, खुंदक आई, उनको बुरा लगा, आपने कंसोल किया, आपने रेक्टिफाई किया प्रॉब्लम को, आपने डिलीवर किया, आपने मेक श्योर किया कि वो 4 महीने तक, अगले 6 महीने तक उसको दोबारा उस चीज़ में प्रॉब्लम ना आए, और कोई प्रॉब्लम आए तो आप साथ खड़े हो। दैट्स हाउ यू बिल्ड रिलेशनशिप्स। तो गलतियाँ सबसे होती हैं, डरना नहीं है। कस्टमर को अल्टीमेटली, अगर कस्टमर ही नहीं होगा तो क्या करोगे यार? कस्टमर इज गॉड ना, एट द एंड ऑफ द डे, कहते हैं ना बहुत सारे लोग। सो उनको डिलीवर करो, एंड ये सोचो कि मैं हूंगा तो मुझे कैसा लगेगा, आपके सारे आंसर्स मिल जाएंगे। अच्छा, तो पहले कस्टमर आता था कि पहले आप गाड़ी लेके आते थे? कुछ एक गाड़ियां स्टॉक में रखते थे, मतलब 10 में से 2 गाड़ियां स्टॉक में होती थी और 8 कस्टमर की डिमांड पे आती थी। मुझे ब्लैक कलर चाहिए, मुझे वाइट चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये स्पेक चाहिए, ये पेपर में ऐड के डालते थे कि हम लग्जरी पेपर में ऐड की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसके बाद 7 में मैंने अपनी वेबसाइट बना ली थी। ओके। और एडवर्ड कैंपेन और डिजिटल कैंपेन मैं 2007 में खुद अपने हाथ से बनाता था। नाइस। तो मैंने जो इंपोर्ट का बिजनेस, सॉरी मेरे दिमाग में नहीं आया था, मैंने इंपोर्ट का बिजनेस अपने कैंपेन से एस्टैब्लिश किया है अखबार के बाद। और तब वेबसाइट बनाओ, ढीली ढाली वेबसाइट भी बनाओगे, रैंकिंग ऊपर आनी शुरू हो जाती थी, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता था कोई कंपटीशन। सो दैट्स हाउ मेरी जो इंपोर्ट करके हमारी कंपनी हुआ करती थी, मैगस कार्स। सो मैगस कार्स में हम गाड़ियां इंपोर्ट करते थे, और डिजिटली अभी तो जो भी गूगल करेगा लग्जरी कार्स इन इंडिया, आपके ऊपर टॉप आ जाएगी। बाय अ मर्सिडीज इन इंडिया, बाय अ लैंड क्रूजर, बाय अ फोर्ड मस्टैंग। सबसे इंक्वायरी ज्यादा आती थी फोर्ड मस्टैंग की। हम परेशान हो जाते थे। क्यों? क्योंकि 15 लाख रुपए की गाड़ी है। हर बंदा सोचता था यार अच्छा फोर्ड मस्टैंग, मतलब मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ, 15 लाख में फोर्ड मस्टैंग मिल रही है। क्योंकि देखते थे ना $25,000, $20,000, $18,000 की फोर्ड मस्टैंग यूएस में। हर बंदा हमारे से, मतलब मेरे पास, हमने कैलकुलेट करी थी 5-6 हज़ार इंक्वायरी इन अ ईयर यूज्ड टू बी ओनली फोर्ड मस्टैंग। 12 लाख की मेरे को, अरे मुझे क्यों नहीं मिल रही 18 लाख में फोर्ड मस्टैंग? मुझे बताइए, हम बताते कहाँ से मिलेगी। जाइए फोर्ड के डीलर पे यूएस में जाके लाके लेके लाइए। So that's how इंडिया में आते थे कितनी की हो जाती थी? हाँ, उस जमाने में 1 करोड़ की हुआ करती थी, क्योंकि राइट हैंड ड्राइव तब लेफ्ट हैंड ड्राइव ही मिलती थी फोर्ड मस्टैंग। राइट हैंड ड्राइव कन्वर्ट, शेवरोले कमारो, फोर्ड मस्टैंग, कॉर्वेट, ये आज भी इनमें से गाड़ियां, डॉज चार्जर, ये सारी गाड़ियां लेफ्ट में आती है, राइट में नहीं आती। कैडिलैक एज ए ब्रांड यार आज भी राइट नहीं बनाते, पता नहीं क्यों। बनाना चाहिए। राइट इज ऑल्सो, मतलब राइट इज ऑल्सो वन पार्ट ऑफ द बिजनेस। या हाफ ऑफ द वर्ल्ड इज राइट, हाफ इज प्रोबेबली लेफ्ट, 40% राइट होगा, बट बनाओ राइट, बनाते ही नहीं है। फोर्ड मस्टैंग इंडिया में 65-70 लाख की लॉन्च इसलिए हुई थी बिकॉज वो राइट बननी शुरू हुई थी। हमारी $25,000 की कॉस्ट आती थी जस्ट कन्वर्टिंग द कार फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड देन यू हैव टू पे 110% ड्यूटी ऑन दैट लेफ्ट टू राइट कन्वर्जन कॉस्ट ऑल्सो। तो बहुत ही महंगी बहुत ही महंगी हो जाती है, वेरी एक्सपेंसिव। यस, पहली गाड़ी में ज़्यादा सैफ अली खान ने इंपोर्ट करी थी 1,20-25 लाख रुपए की फोर्ड मस्टैंग। नहीं, हमसे नहीं, उन्होंने खुद करी थी। बॉम्बे यूज्ड टू बी, Bombay had a lot of dealers and had a lot of people who used to import cars, because यहाँ पे मैं 2005 में आया था जब बॉम्बे, तो मैं नारिमल पॉइंट के पास कौन सी जगह है वो, सी लिंक रोड है ना, मैं वहाँ बैठा तो मैंने जितनी मर्सिडीज यहाँ पे देखी उतनी मैंने दिल्ली में कभी देखी ही नहीं थी। मरीन ड्राइव पे, करेक्ट। मैं गिन रहा था इतनी गाड़ियाँ तो मैंने कभी देखी ही नहीं है। सो दैट यूज्ड टू बी बॉम्बे। या हो सकता है शायद हम उस कॉलोनी में कभी नहीं रहते होंगे जहाँ लोग इतनी बड़ी गाड़ियाँ ओन करते होंगे, उस कभी एरिया में नहीं जाते होंगे दिल्ली में कि वहाँ इतनी बड़ी गाड़ियाँ होती होंगी, प्रॉबेबली, आई डोंट नो, बट दैट वाज माय ऑब्जर्वेशन एंड नंबर्स वर लाइक, शायद मैं एग्जैक्ट नंबर दूँ तो मैंने अपने 2005 में 1 साल में जितनी मर्सिडीज देखी होंगी मैंने 1 दिन में बॉम्बे में मरीन ड्राइव पे उतनी गाड़ियाँ देखी होंगी। ओके, सो ये 2008, 10, 11 तक लैंड क्रूजर और इंपोर्ट कार्स करी। बीबीटी कब आया? बीबीटी आ गया था 2009 में, क्योंकि जो हम गाड़ी खरीदते थे, नई गाड़ी बेचते थे, उसके बीच में सेकेंड हैंड गाड़ी कभी कभार एक्सचेंज में लेनी पड़ती थी। नई गाड़ी में कमाए 10 लाख, पुरानी गाड़ी खरीदी और उसमें निकल गए 7-8 लाख का लॉस। मतलब गाड़ी बिके ही ना और लॉस होना शुरू हो गया। मतलब हमारे को ऑन द प्री ओन्ड कार बॉट इन एक्सचेंज। सो मुझे याद है हमने शिविंदर भैया को, मतलब मिस्टर शिविंदर मोहन सिंह एंड बलविंदर मोहन सिंह, रैनबैक्सी एंड फोर्टिस हॉस्पिटल्स, उनको गाड़ियाँ दी और उनसे हमने एक्सचेंज में जो प्री ओन्ड कार्स ली उसमें वी एंडेड अप लूजिंग 5-7 lakhs
तो मुझे लगा ये ऐसे नहीं चलेगा, इसके लिए सेपरेट डिवीजन खोलना पड़ेगा. तो बिग बॉय टॉयज केम इनटू एग्जिस्टेंस. इट वाज अ सब्सिडियरी ऑफ Magus Cars. Okay. And the subsidiary is way bigger than all the businesses now. So it all started because हम उस रेट पे गाड़ी खरीदे जिस रेट पे चलो लॉस ना हो, इन्वेस्टमेंट हो जाए. बिकॉज कस्टमर कहता था यार 8 गाड़ी की पार्किंग है, एक ले जा एक छोड़ जाए, 4 गाड़ी की पार्किंग है, एक ले जाओ एक छोड़ जाओ. एंड फेयर असेसमेंट है, मैं कहाँ ढूंढूंगा किसी और को गाड़ी पुरानी बेचने के लिए. तो बिग बॉय टॉयज केम इन एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ दैट. So Big Boy Toys नाम क्यों रखा? यार हम यार दोस्त बैठे हुए थे, दोस्त ने बोला बिग बॉय टॉयज रखेंगे नाम. तो मैंने यार नाम तो बहुत ही बढ़िया है, मतलब डिसाइड हो रहा था 5 मिनट डिसीजन हो गया कि यार हाँ ये तो ऐसा नाम हो ही नहीं सकता है. लेकिन पूरी रात लग गई उस पर ये डिसीजन लेते हुए कि बिग बॉयज टॉय होगा, बॉय टॉयज होगा, एस होगा स्पेलिंग क्या होगा, मतलब उसको मतलब बेसिकली उसको एग्जैक्ट चीज पे आते हुए हमारे को पूरी रात लगी. बट नाम ऐसे ही रैंडमली 5 मिनट, कोई मीनिंग कोई कुछ नहीं. यार नाम शुरू से यही था कि नाम तो बनाने से बनेगा ना, नाम कुछ भी रख लो आप, नाम तो सिर्फ और सिर्फ बनाने से बनेगा. तो ये क्लैरिटी थी कि नाम से बहुत ज्यादा कुछ नहीं होगा, अच्छा रखो, अपनी तरफ से बेस्ट अटेम्प्ट करो, लेकिन उस पर शिद्दत से काम करो उस नाम को बनाने के लिए. तो हमने नाम बनाने पे बहुत मेहनत करी है, नाम के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करी. और हमने कभी कार्स नहीं बोला कि मैं ये कार हूँ या वो कार हूँ या मैं कोई कार का डीलर हूँ. मतलब हमने कभी कार यूज नहीं किया उसके अंदर कि नाम बनाएंगे हम, लोगों को पता चले. यू लाइक वी सेल टॉयज, हम कार नहीं बेचते. हाँ, हमारे को लोग फोन करते थे, मतलब जब शुरू हुआ था हमने नाम रखा था कि ऐसा क्या बेचते हो बिग बॉय टॉयज, आप नाम रखा हुआ है आपने. And girls used to get embarrassed. But people used to randomly call and ask. But eventually that faded away. सबसे weirdest demand क्या है, क्या बेचते हो, लोगों को नहीं समझ में आता था कि हम क्या बेचते हैं. अडल्ट टॉयज बेचते हो क्या बेचते हो. बिग बॉय टॉयज तो लड़कियां बोलती हैं बिग गर्ल टॉयज क्यों नहीं करते, हमारा नाम, हमने क्या गलती करी है. तो इसीलिए हमने इंडिया का फर्स्ट ओनली वुमेन सुपर कार क्लब शुरू किया है. दिस इज आवर वे ऑफ गिविंग इट बैक टू द गर्ल्स. So only girls driving a Cullinan to a Phantom to a Ghost, Lamborghini Huracans, SF90s, 458, 488s. So Queens Drive Club. So Ritika, my wife, handles that, and only girls. So हम 4-5 यार दोस्त होते हैं सिर्फ लड़कियों की प्रोटेक्शन के लिए, जब इकट्ठी 100 सुपर कार्स निकल रही होती है, just to make sure that safety is taken care of properly, but only girls. कितना बड़ा होगा ये ग्रुप अभी? होगा 150-200 सुपर कार ड्राइवर्स एंड ओनली फीमेल सुपर कार ड्राइवर्स, एंड दे आर क्रेजी. मतलब कम ओवर समटाइम यू वुड लव इट. फिर बीबीटी का नेटवर्क समझाओ मुझे. अब बीबीटी गाड़ियां खरीदता कैसे है? बीबीटी बिग बॉय टॉयज प्री ओन्ड कार्स, प्री ओन्ड लग्जरी कार्स का रीसेलर है, राइट? मुझे अगर एक प्री ओन्ड लग्जरी कार चाहिए तो मैं आपके पास आ सकता हूँ, खरीद सकता हूँ जी. ठीक है. अब मुझे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, मेरे को एक एक पूरा बिजनेस समझाओ. सो हम गाड़ियां खरीदते हैं ऑल ओवर द कंट्री, द बेस्ट पॉसिबल, एंड वी सेल द बेस्ट कार्स इन द कंट्री एंड ऑल ओवर द कंट्री. सो दैट्स व्हाट वी डू. ठीक है, ये तो बहुत इजीली समझा दिया. अब मेरे को कॉम्प्लेक्सिटी समझाओ. पूछो कहाँ से खरीदते हो, कैसे आती है गाड़ियाँ? अब तो मतलब जैसे हमारे पास सेल्स कॉल्स की लाइन लगी होती है, वैसे ही सेलर्स की भी सिमिलर होता है. एंड ट्रस्ट मी, इस बिजनेस को 95% कार डीलर्स ऑल्सो डोंट अंडरस्टैंड दिस. दिस इज नॉट अ सेल्स बिजनेस. व्हाट इज इट बिजनेस? ये बाइंग का बिजनेस है, ये सेल्स का बिजनेस नहीं है. बट 95% कार डीलर्स और पीपल इन दिस बिजनेस डोंट अंडरस्टैंड दिस. जिस दिन आप माल खरीदते हो उस दिन आपका प्रॉफिट डिसाइड हो जाता है, जिस दिन आप माल बेचते हो उस दिन नहीं. समझाओ. जैसे कि मैंने आपको एक पोर्शे दी विच इज़ वर्थ 1 करोड़. वो गाड़ी अगर मैंने 1 करोड़ 5 लाख की ले ली तो कुछ नहीं होगा. मतलब उसकी सेलेबल वैल्यू, लगभग सेलेबल वैल्यू की हम बात कर रहे हैं. सो अगर वो गाड़ी मैंने 85 लाख की ले ली या 90 लाख की ले ली, उसी दिन डिसाइड हो गया ना 10 लाख बचने हैं, 15 लाख बचने हैं, 5 लाख बचने हैं. अगर वो मैंने गलती कर दी, जोश में आके मैंने 1 करोड़ की ले ली, 1 करोड़ 5 लाख की ले ली, 1 करोड़ 10 लाख की ले ली, आपकी कितनी भी अच्छी सेल्स की होंगी वो काम नहीं करेंगे. तो जिस दिन आप गाड़ी खरीदते हो, द मुश्किल पार्ट ऑफ आवर बिजनेस इज बाइंग कार्स, इट इज नॉट सेलिंग कार्स. सेल्स, आई एम नॉट इन्वॉल्व इन सेल्स इन 98% ऑफ ट्रांजैक्शन. मुझे ये भी नहीं पता मेरे कस्टमर्स कौन से होते हैं. मी इन द बिजनेस, सो इट्स द टीम विच टेक्स केयर ऑफ द सेल्स. I am involved in every single purchase.
और हमारे यहाँ लड़ाई हो रही होती, मतलब हमारा सेलिंग अ कार, यू नो, इफ अ कस्टमर कम्स टू अस एंड ही एक्चुअली हैज टू सेल अ कार, वी बाय अ कार विद इन 29 minutes. That's our tagline, and we actually do it much faster than that. From a Poonawala to Sajjan Jindal ji to Shivinder Bhaiya, मतलब शिविंदर मोहन सिंह, मतलब नवीन जिंदल जी, even for that matter Robert Vadra ji, मतलब all these have been our customers in the year 2008-7. So अब आपने हर जगह ऐड करी तो बेचने की डिमांड स्टार्ट हो गई जी. नाउ यू गेट टू नो कि यार मैं बेच तो पा रहा हूँ मुझे, लेकिन अब मेरी कार्स का नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा Yes. और मेरे को बाइंग में चैंपियन बनना पड़ेगा. Yes. यहाँ से फिर कैसे स्टार्ट हुआ है? बाइंग में चैंपियन नहीं बन पाया मैं शुरू में. आज भी अगर हम अपनी बोलेंगे तो बाइंग में मैं इन्वॉल्व हूँ, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. जहाँ क्वालिटी कंट्रोल लूज हुआ वहाँ बिजनेस हाथ से चला गया. सो बाइंग धीरे धीरे करके हमने अपनी स्पेशलाइजेशन बढ़ाई और हमारा रिजेक्शन रेट था बहुत ही ज़्यादा. मतलब हम 10 में से 8 गाड़ियाँ रिजेक्ट करते थे क्वालिटी पैरामीटर पे. फिर एक दिन रियलाइज़ हुआ यार इतने स्ट्रिंजेंट अगर क्वालिटी पैरामीटर्स होंगे, जैसे हम 10-15 हज़ार किलोमीटर से ऊपर की गाड़ी नहीं बेचते थे, मतलब 15,000 किलोमीटर्स, अगर एक बम्पर भी चेंज होगा तो गाड़ी नहीं बेचेंगे, मतलब खरीदेंगे ही नहीं. वो इतने स्ट्रिंजेंट पैरामीटर्स में मुझे लगा बिजनेस बहुत ही छोटा हो जाएगा. अब जैसे एवेंटाडोर हमने खरीदी, उसमें एक बम्पर चेंज था, तो हमने उस दिन एक ऑरेंज कलर की एवेंटाडोर थी 2012 मॉडल, हमने 13-14 में खरीदी. ओनली डन 1500 किलोमीटर्स, रेयर बम्पर वॉज चेंज. मुझे लगा यार ऐसी एक और एवेंटाडोर थी दिल्ली में, मतलब पूरे नॉर्थ में होंगी मुश्किल से 8-10 गाड़ियाँ. अब उसमें से 3 थी जिसमें से 2 में किसी का एक का बम्पर चेंज था पीछे वाला, किसी का आगे वाला बम्पर चेंज था दूसरी वाले का. तो मुझे लगा अगर मैं ये गाड़ी रिजेक्ट कर दूंगा तो मैं कभी एवेंटाडोर बेच ही नहीं पाऊंगा. तो फिर हमने डिसाइड किया कि यार इतने स्ट्रिंजेंट पैरामीटर्स के ऊपर थोड़ा रिलैक्स करना पड़ेगा उन पैरामीटर्स को. तो हमने उसको वेबसाइट पे डालना शुरू किया कि इसका पीछे का बम्पर चेंज है, नॉर्मल गाड़ी प्राइस होनी चाहिए 3 करोड़ 80 लाख रुपीज, वी आर सेलिंग इट फॉर 350. यू गेटिंग दैट एडवांटेज. सो ऐसे करके पैरामीटर जब अपने खोले तो और नंबर्स आए एंड धीरे धीरे बेसिकली बिल्ड हुआ है ब्रो. मतलब दैट्स हाउ. सो यू एडवर्टाइज, यू बाय कार्स, यू मेक द नेटवर्क. अर्लियर इट यूज्ड टू बी 75% ऑफ द प्रोडक्ट्स यूज्ड टू कम फ्रॉम, मतलब बाइंग यूज्ड टू कम फ्रॉम ब्रोकर्स एंड कार डीलर्स. नाउ इट इज ओनली 1-2-3%, क्योंकि अब तो वेबसाइट और नेम और ब्रांड बहुत बड़ा बन गया. हमने मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर बहुत हमने काम किया है धीरे धीरे. मतलब हमने विद इन आवर मीन्स एंड रिसोर्सेज जितनी हम एडवर्टाइज कर सकते हैं, मतलब उस टाइम पे, मतलब अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो तो आप 5 रुपये एडवर्टाइजिंग पे खर्च रहे हो. ओरिजिनल वे ऑफ बिल्डिंग अ बूटस्ट्रैप कंपनी हैज बीन दैट ओनली. कभी आप ज़्यादा खर्च देते हो कि हाँ ठीक है यार एक्सपेक्टिंग कि ज़्यादा रिजल्ट्स आएंगे, बट कभी नहीं आते हैं. और मार्केटिंग की बड़ी अजीब सी चीज़ है. 100 रुपये का मार्केटिंग बजट है, आप 10-10 रुपये 10 जगह डालो. कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म आता है जो आपको 40 रुपये का रिजल्ट दे देता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो आपको 10 रुपये डाल के 2 रुपये का रिजल्ट देते हैं. तो यू हैव टू कीप कॉन्स्टेंटली कीप ट्राइंग, एंड व्हेन यू कीप ट्राइंग यू वुड बी एबल टू अचीव और रीच दैट पोजीशन जहाँ पे आप बेटर कर पाओ. और सबसे अच्छी चीज़ जो हमारे को हेल्प करी वॉज हमने म्यूज़िक वीडियोज़ में हम आए. हमने पहली गाड़ी ग्रीन कलर की गलाडो थी, रफ्तार का गाना था. तो वी गेव, उस जमाने में क्या होता था, 2011 की मैं बात कर रहा हूँ, म्यूजिक वीडियोस के लिए गाड़ियाँ रेंट पे लेते थे सिंगर्स. हमने बोला हम देंगे आपको, लेकिन हमारी ब्रांडिंग करोगे आप, हम कोई चार्ज नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे. एंड दैट वाज लाइक अ हिट ओवरनाइट. मतलब विद इन 2 years 3 years मार्केट फटी. एवरीबडी केम टू नो, मतलब यंग ऑडियंस, मतलब शायद फादर्स तक नहीं पहुंच पा रहा था, लेकिन जिस फादर को गाड़ी चाहिए वो बेटे से जब डिस्कशन करेगा तो वो बिग बॉस. यस, नाइस. एंड ये आइडिया कैसे आया कि यार मेरे पास इंक्वायरी आई, मुझे ना मतलब कच्चे सस्ते लालच, मतलब मुझे मज़ा नहीं आता. क्या 1-2 लाख रुपए अपनी गाड़ी में क्यों रिस्क लूंगा 1-2 लाख के लिए बेचने के लिए. मैंने यार एडवर्टाइज कर, अगर आप मेरे को आप एडवर्टाइजिंग दोगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगी गाड़ी भेजने के लिए. करते हैं. पहला वाज रफ्तार के साथ, देन सेकंड वाज विद बादशाह, टू मेनी गर्ल्स, बादशाह एंड फैजल पुरिया, एंड देन उसके बाद द लिस्ट स्टार्टेड. डीजे वाले बाबू, देन उर्वशी वाज, मतलब मल्टीपल म्यूजिक मूवीज, मतलब सीरीज, मतलब वो टर्निंग पॉइंट था एडवर्टाइजिंग के पर्सपेक्टिव में. बिजनेस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, यू वुड कॉल इट दैट ओनली? नहीं, बिजनेस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था 26 अप्रैल 2011. क्या किया उसे? 26 अप्रैल 2011 के अगले 10 दिन के अंदर आई लॉस्ट 11 kgs वेट. आई वॉज 24-25.
मैं घर पे था, रात को 24 लेट kg? आया था। हाँ जी, कितना you were? 11 kgs I you lost lost? within 10 days. Okay, and you were 24 years old. Yes, I had a DRI raid when I was क्योंकि I was importing the maximum number of cars in the country. So there's a department called Directorate of Revenue Intelligence. They came to our offices, to our house, and they raided us. And I did not even know how to have a lawyer. मतलब कभी lawyer की जरूरत ही नहीं पड़ी. आज तक, even today, we don't have a single litigation with any customer pending in any court. आज तक किसी कस्टमर ने हमारे पे कोई केस नहीं किया है, कोई FIR नहीं है, कोई लिटिगेशन नहीं है, कोई केस नहीं है. तब मेरे पास लॉयर भी नहीं हुआ करते थे. मतलब सुबह सुबह 8 बजे घंटी बजी, मैं रात को 3 बजे लुधियाना से आया था वापस, और सर्च हो गई. और हमारे को पता था कि जब आप गाड़ियाँ इंपोर्ट करते हो तो DRI आता है. दो दे केम 2011, I was 26 I think, yeah, 85, 26. They came to me with a duty evasion case of 1,000 crores while I was 26. And they took me along कि चलो अब आप, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं. 8 बजे इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई. रात को 11 बजे कहते हैं मेरे पास 10 लाख रुपए कैश था घर पे पड़ा हुआ, अकाउंट फॉर था, बट वो कहते कि हम लेके जा रहे हैं, आप एक काम करो हमारे साथ ऑफिस आ जाओ, तो हम आपको 10 लाख रुपए वो वापस कर देंगे, साइन कराएंगे. तो मैं वहाँ पे पहुँचा और मैंने देखा ये तो सारे कार डीलर्स जो इंपोर्ट करते हैं सारे बैठे हुए हैं. इट वाज अ मास रेड on all the car dealers because of 2 cars which were imported in the name of embassy on 0% duty by one car dealer, and they thought that all the cars which are being imported are imported on 0% duty. And 1,000 crore duty evasion case. 3 दिन तक मैं उसी ऑफिस में बैठा हुआ था. मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वो था. 26 अप्रैल 2011, आज भी हम 26 अप्रैल को भूलते नहीं हैं. सो उसने मतलब मुझे सिखाया, मेरी सारी गाड़ियाँ सीज़ कर दी उन्होंने, शोरूम सीज़ कर दिया. उसके बाद 7-8 महीने तक हम फाइट करते रहे. मतलब तब मैंने सीखा कि लिटिगेशन कैसे करी जाती है, आप अपनी चीज़ों के लिए कैसे सरकार के साथ लड़ते हैं और कैसे विन करते हैं, कैसे आर्ग्यूमेंट देते हैं, कैसे बताते हैं कि आप करेक्ट हैं. मतलब 1,000 करोड़ का ड्यूटी एवेजन केस ब्रो. मतलब मुझे लगा 1,000 करोड़. और मुझे सबसे बड़ा डर पता क्या था, मेरे जो कस्टमर प्रोफाइल थी, मतलब ऐसे कई कस्टमर्स थे जिनके घर में 6 गाड़ियाँ, तो 6 की 6 मेरी दी हुई हैं. अगर उनके घर से वो DRI गाड़ी उठा के ले जाएगा और सील कर देगा या सीज कर देगा, कल तो उनके बिना घर में गाड़ी नहीं होंगी. मुझे सबसे बड़ा डर उनका था. और 3 दिन तक रेड चली और चलता रहा. उसके बाद उन्होंने मुझे छोड़ा कि आप जाइए और ड्यूटी जमा कराइए. तो उन्होंने बारगेनिंग चली हमारी. उन्होंने बोला 7 करोड़ रुपए ड्यूटी जमा कर दो. मेरी नेटवर्थ 10 करोड़ होती और 1,000 करोड़ का ड्यूटी एवेजन होगा. मतलब एवरीथिंग वी फीस इफ आई वुड हैव सोल्ड, आई वुड हैव प्रॉब्ली 10-15 करोड़ होगी मैक्सिमम. और 1,000 करोड़ का ड्यूटी एवेजन का कैसे थे, 7 करोड़ जमा कर दो. मेरे डैड को फ़ोन किया उन्होंने कि अगर अपना बेटा वापस चाहिए तो 7 करोड़ रुपए जमा कर दो, नहीं तो हम उसको जेल में डाल देंगे, क्योंकि 1,000 करोड़ की उसने ड्यूटी एवेजन किया है. तो कहते कोई बात नहीं, आप डाल दो उसको. 7 करोड़ है ही नहीं हमारे पास, हम कहाँ से कर लेंगे. तो करते करते वो बार्गेनिंग हुई कि 50 लाख का मैं DD आपको बना के दे देता हूँ, आप उसको छोड़ दो. तो दे अग्रीड कि चलो ठीक है. तब तक वो इन्वेस्टिगेट जब कर रहे थे ना, 3 दिन में उन्होंने रियलाइज़ किया यार ये तो गलत कर दिया है. सर्च हमने सोची थी कि सारी गाड़ियाँ, दे वर थिंकिंग 1,000 गाड़ियाँ होंगी या 500 गाड़ियाँ होंगी लेट्स से, जिसमें से 250 गाड़ियाँ मेरी थी और 150-200 गाड़ियाँ जो भी थी वो कम से कम 20 कार डीलर्स की थी. तो दे वर थिंकिंग कि सारी गाड़ियाँ ऐसी हैं. उनको बाद में रियलाइज़ होना शुरू हुआ. तीसरे दिन दे रियलाइज़ कि नहीं यार, ये तो सभी गाड़ियों में ड्यूटी, मतलब जितनी गाड़ियों कागज़ देख सकते थे तो ड्यूटी पेड गाड़ियाँ 110% है. तो देन दे रियलाइज़ कि नहीं यार ये तो, मतलब उसके बाद फिर वो चीज़ें रेक्टिफाई होनी शुरू हुई. मतलब 1,000 करोड़ तो मतलब बार्गेनिंग हुई, 50 लाख का DD बनाया. फिर मैं घर वापस आया उस ऑफिस से, और मैं तो तब तक उन्होंने हमारे को नहीं बताया, हमारे को लेटली पता चला ना दैट दे मेड अ मिस्टेक. 1,000 करोड़ ऑफ ड्यूटी एवेजन. मतलब I lost 30% of my hair within 1 month. I lost 11 kgs within 10 days. That was crazy. Yeah. But आज अगर मैंने कुछ सीखा है और मैं कुछ अचीव कर पाया हूँ थोड़ा बहुत, whatever little, is because of that. So that was like so many people had products which were seized for 3 years, 4 years, entire capital. Because हम businessman क्या होते हैं, आखिरी दम तक सारी चीजें इन्वेस्ट करके रखते हैं. मतलब हमेशा फुल्ली इन्वेस्टेड. यार घर पे पैसे कौन रखता है, होते ही नहीं है. तो आजकल नया स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट है, घर पे पैसे अपने घर पे रखना, बाकी बिजनेस में लगे रहने देना. अदरवाइज हम ओल्ड जनरेशन बूटस्ट्रैप कंपनीज फुली इन्वेस्टेड ऑलवेज. सो same with me. 95% of money which I make every month is reinvested. 95.
मतलब 5% वो खर्चों के लिए होता है जो इधर उधर खुद के खर्चे हैं कि भाई बाहर जाना है, कभी ट्रैवल करना है, कुछ करना है। 95% इज री इन्वेस्टेड एट एनी टाइम। 100% ऑल इन ही हो तुम। 100% of my money which I make every month since 2003 is reinvested in the business. अगर मैंने किसी दिन ट्रैवल करना है या मुझे अपने घर पे सैलरीज देनी है या घर के लिए खर्चे के लिए पैसे चाहिए, तो उसमें से वो निकल जाते हैं। साइड पे कुछ नहीं रखा जाता कभी भी। क्योंकि हम तो अपना जीवन शुरू ही शॉर्टफॉल से करते हैं। एवरी मॉर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम अ शॉर्टफॉल कि आज 5 करोड़ शॉर्ट है, चलो जी कैसे करें, 5 करोड़ की गाड़ियां बेचो पेमेंट करो। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, सी अंडरस्टैंड, इफ आई एम सेलिंग कार्स वर्थ 100 crores a month, that means I have to buy cars worth 100 crores a month. And हम वैसे हमारी एवरेज 70 करोड़ रुपए के आसपास की है, 60-70 करोड़ की। तो 70 करोड़ का मतलब हो गया 2 करोड़ रुपए रोज की। तो अगर 10 दिन धंधा ठीक से नहीं चला या नहीं बिजनेस नहीं हुआ, तो 10 दिन के अंदर 2 crores into 10 days is 20 crore shortfall. 20 days no sales means 40 crores of shortfall. So आपको उतनी गाड़ियां तो हमेशा बेचनी ही है और उतनी गाड़ियां बेचने से ज्यादा बेच तो हम लेते ही हैं, खरीद के रखनी है, वो पाइपलाइन बना के रखनी है। और जीत सिर्फ उस पाइपलाइन की है। आई डोंट नो, मैं अपना पूरा बिजनेस प्लान सबको बता रहा हूँ, बट जीत उस पाइपलाइन की है। तो हम पाइपलाइन बना के रखते हैं हमेशा कि इतनी गाड़ी तो लेनी है, जैसे मर्जी हम, मतलब ट्रस्ट मी ब्रो, द वे वी थिंक इज, मैं आज के दिन का, अगर मुझे आज रात को गाड़ी मिल रही है और मेरे पास खाना खाने के लिए पैसे हों, तो मैं खाना कल खा लूँगा, लेकिन मैं गाड़ी खरीदूंगा। एंड दैट्स नॉट जस्ट विद अस, दैट गोज इट गोज इन द ब्लड इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सब कुछ हम बाद में कर लेंगे, पहले गाड़ी खरीदनी है। मतलब बेचना भी, मतलब मुझे फ़ोन करो मुझे गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, मैं सेल्स वाले को बोल दूंगा कि ठीक है बात कर लो। आप बोलो मुझे गाड़ी बेचनी है, तो मैं बोलता हूँ हाँ जी बताओ कौन सी गाड़ी बेचनी है, कैसे बेचनी है। बिकॉज जितनी मेरी डिमांड है मैं उतनी सप्लाई नहीं पूरी कर पा रहा ब्रो। आज भी, इवन टुडे आई हैव मोर डिमांड देन द सप्लाई आई हैव। एंड सप्लाई अब पूरा डायरेक्ट जब से बन गया तब से बेटर होती जा रही है ऑफ कोर्स, बट हमारी भी तो डिजायर्स एंड ड्रीम्स बड़ी होती जा रही है। एक जमाने में 1 करोड़, मतलब एक जमाने में 100 करोड़ साल का टारगेट था, सबसे बड़ा टारगेट। 100 करोड़ साल का बिजनेस करेंगे, आज 100 करोड़ महीने का टारगेट है। तो जिस हिसाब से आप ग्रोथ ले रहे हैं उस हिसाब से कंट्री भी तो तेजी से ग्रो रही है। अरे कमाल यार, कंट्री की वजह से तो आज हम ग्रोथ ले रहे हैं। I'll tell you, अभी मैं कल एक रिसर्च पढ़ी मैंने, जिसमें कंपैरिजन था, एक चार्ट था कार्स का, नंबर ऑफ कार ओनर्स वर्सेस इन इंडिया वर्सेस यूएस वर्सेस चाइना। 91% लोगों के पास कार है यूएस में। 91%। यस, इंडिया 4% है, इंडिया 7%। 7 पे आ गया। ओके, चाइना 23% है। राइट, सो इंडिया 7%, चाइना 23% और यूएस इज 91%। तो मतलब सोचो हम कहीं भी नहीं है यार। आज कहीं भी नहीं है। आज आप अपनी अचीवमेंट देखो ना। जब आपने काम शुरू किया था तो आपके ऑफिस में जितना टीम थी, कितनों के पास गाड़ियां थी? जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, मेरा सीईओ स्कूटर पे आता था। आज मेरी अपने ऑफिस के अंदर 100 गाड़ियां हैं जो हमारी टीम गाड़ियों पे आती है। और मेरी सबसे बड़ा जिंदगी का एक वन बिग डे फॉर विच आई कंसिडर फॉर माई सेल्फ वाज व्हेन आई गिफ्टेड अ BMW टू माई सीईओ। यार BMW मैंने दी कि आप काम करो, BMW रखो, ये मेरी तरफ से है। BMW खरीदने वाला बड़ा नहीं होता, जो गिफ्ट कर सके उससे बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो ये मेरी लाइफ में सोचते कि हाँ यार कुछ हमने कुछ करना है यार। तो BMW मैंने दी। सो आज हमारे ऑफिस में कन्वर्टेबल्स हैं, BMWs हैं, मर्सिडीज हैं। सो दैट्स अ प्राउड फीलिंग यार। सो कि हमारे साथ सबने वेल्थ क्रिएट करी है। एवरीबॉडी इज ग्रोइंग एंड एवरीबॉडी हैज टू ग्रो। बिकॉज अब सोच के देखो, अगर मेरे ऑफिस में 1000 गाड़ियां और 1000 BMWs और मर्सिडीज होंगी, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी होगी। Tell me how to decide which car to buy. कौन सी कार खरीदनी चाहिए, कैसे डिसाइड करो? ये साइंस है। इसके लिए do you know this is why people come to us, because we give them the right advice. And a lot of अब लोग हमारे से पूछते हैं कि यार आपके पास 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर चली हुई 2 महीने 4 महीने पुरानी गाड़ियाँ कैसे आ जाती है? कोई क्यों बेचता है? पागल है कोई जो बेचता है? पहले खरीदता है, मेहनत करता है खरीदने में, 200 किलोमीटर में बेच देता है। क्यों? या तो लोगों के पास, और हम बोलते हैं कि हम हमारा स्टैंडर्ड जवाब होता है हम सवाल क्यों पूछेंगे, हम तो सीधा गाड़ी खरीदते हैं। बट आई विल टेल यू व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन। पीपल मेक मिस्टेक्स व्हाइल बाइंग अ कार। इफ यू बाय अ पोर्शा and you think that it will be comfortable, that's not the characteristic of the car. Yeah. If you buy a BMW X6 to sit
on the rear seat with the driver, you will end up selling the car after three months. True. So these mistakes, and I am not a BMW dealer, I'm not an Audi dealer, I'm not a Mercedes dealer. We sell exactly what the other person wants. We understand his requirement and we give him the same product जिससे वो satisfy हो. और हर गाड़ी इट्स अ साइंस. मतलब अगर मैं कौन सी गाड़ी कौन सी लेनी चाहिए कैसी के ऊपर अगर मैं आपको बोलना शुरू करूंगा तो 2 घंटे तक हमारे को समझाना पड़ेगा कि अगर आपकी गाड़ी 50,000 किलोमीटर चलती है तो आपको कौन सी लेनी चाहिए, अगर आपकी गाड़ी 5,000 किलोमीटर चलती है तो कौन सी लेनी चाहिए. सो इट्स अ फुल साइंस एंड वी वर्क एज अ कंसल्टेंट फॉर आवर कस्टमर्स. बिकॉज कोई इसीलिए तो आज तक कोई ब्रांड की डीलरशिप नहीं ली. बिकॉज अल्टीमेटली अगर ब्रांड की डीलरशिप ले ली तो उसी का माल बेचना पड़ेगा ना. कभी भी नहीं ली. कितनी डीलरशिप आपको कितनी बार ऑफर हुई है, कभी भी नहीं. आई डोंट नो फ्यूचर क्या होगा, बट आज तक का जो सोच है वो यही है. फ्यूचर प्रोडिक्ट करना बहुत मुश्किल है. हाँ तो ओके बताओ, अगर आपको आज एक सेडान, एक स्पोर्ट्स और एक एसयूवी खरीदनी है तो कौन सी खरीदोगे? सेडान तो मैं छोड़ दूंगा बिकॉज सेडान में बैठा नहीं जाता मुझसे अब, बिकॉज एसयूवीज की आदत पड़ गई है. सो मच रूम इनसाइड. एक बार सेडान इज डोंट यू थिंक सेडान ज्यादा स्पेशियस होती है पीछे बैठने वाले? बिल्कुल भी नहीं. लाइक लेट्स से एन i7 और मेबैक. रेंज रोवर में आप बैठते हो तो कैसी होती है? ज़्यादा स्पेस होती है. यू हैव मोर रूम इनसाइड. सो बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन अ रेगुलर रूम इन अ 5-star होटल एंड अ स्वीट, that kind of roomy, मतलब बेसिकली मोर एयर इनसाइड, मोर रूमिया. सो अगर एक गाड़ी मुझे खरीदनी है तो मैं डिपेंड करता है अगेन 2-3 गाड़ियों से क्या होगा. बेस्ट एसयूवी नहीं गिव मी बेस्ट एसयूवी एक बताओ अगर आपको आज खरीदनी हो तो. बेस्ट या सजेस्ट करनी हो किसी को? एसयूवी में मेरी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है. मेरी गाड़ी मुझे क्या खरीदनी चाहिए? दिल्ली से आपको लुधियाना जाना होता है या दिल्ली से सिर्फ दिल्ली जाना होता है? चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ तो उसके बाद डिसाइड करते हैं आपके लिए कौन सी गाड़ी सूट करती है. और इजी कर देते हैं. हाँ जी. मैं बॉम्बे में रहता हूँ जी. बॉम्बे में मुझे कुछ काम नहीं है, बस बॉम्बे में ही घूमना है. ट्रैफिक वैफिक का, यहाँ से एयरपोर्ट जाना है, एयरपोर्ट से घर आना है, यहीं से ट्रैफिक में जाना है, मीटिंग्स करनी, बस इतना ही मेरा सिर्फ मीटिंग्स करनी है. हाँ सिर्फ इतनी ही रिक्वायरमेंट और कुछ भी नहीं. ठीक है. राइट. मेरा कार में बैठने का पर्पस है मैं पीछे बैठता हूँ. ठीक है. राइट. ड्राइवर भैया या मैं आगे साइड में लेफ्ट में बैठता हूँ, बट चलाता नहीं हूँ, ड्राइवर भैया चलाते हैं. राइट. ठीक है. तो अब मुझे कौन सी एसयूवी लेनी चाहिए? कितने किलोमीटर चलाते हैं? कितने किलोमीटर चलाते हैं एक महीने में? बॉम्बे के अंदर ही चलती है तो मतलब डेली के 10-15 किलोमीटर चलेगी, उससे ज्यादा भी नहीं चलती. अच्छा 10-15 किलोमीटर और भी कम. तो यू कैन गो इन फॉर ईदर अ GLS और यू कैन गो इन फॉर अ रेंज रोवर इफ यू हैव द बजट बाय अ लॉन्ग व्हील बेस वोग पीछे बैठने के लिए. सो दैट इज द बेस्ट एसयूवी व्हिच यू वुड सजेस्ट. एंड एक वो कितने की आती है? मैं कभी भी वोग नहीं लूंगा अगर मेरी गाड़ी 50-100 किलोमीटर चलती है तो. क्यों? क्योंकि मैं फिर टोयोटा लूंगा, लैंड क्रूजर, या मैं लेक्सस लूंगा. क्यों ऐसा? बिकॉज Lexus इज मोर रिलायबल. रेंज रोवर जैसे हम डिफरेंस मैं बताता हूँ आपको. सिर्फ आपने जो एक क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर मैं देता हूँ उसी क्वेश्चन का, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा अदरवाइज. लैंड क्रूजर और रेंज रोवर का बेसिक डिफरेंस क्या है? रेंज रोवर इज योर गर्लफ्रेंड एंड लैंड क्रूजर इज योर वाइफ. वाइफ सारा जीवन चलेगी, आप जितना चला सकते हो आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी. गर्लफ्रेंड इज हाई ऑन मेंटेनेंस. So you will end up spending 10 times more on the Range Rover than on the Land Cruiser. If you don't drive that much, then buy the Range Rover. But अगर बहुत ज़्यादा चलाओगे तो बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस आएगी उसकी, जो आपको तकलीफ देना शुरू कर देगी एक टाइम के बाद. अगर आपको लो किलोमीटर चलानी है रेंज रोवर, बट मज़ा किस में आएगा? रेंज रोवर में. इंजॉय आप कहाँ करोगे? रेंज रोवर में. पार्टी वेयर कौन सी होगी? रेंज रोवर, लैंड क्रूजर नहीं. ओके. सो ये एसयूवीज, 2 एसयूवीज जो हम बेस्ट की बात कर रहे हैं. लैंड क्रूजर कितने की आती है आज? 2.5 करोड़ की लैंड क्रूजर है, 2.5 करोड़ रुपए की रेंज रोवर है. ओके. वोग की मैं बात कर रहा हूँ. अब सेडान की बात करो तो सेडान कौन सी बेस्ट होगी? सेडान यार अगर आपके पास बजट है तो आजकल लेट्स से हम 5 सीरीज या ई क्लास की बात करते हैं. लॉन्ग व्हील बेसिस मेक्स मच मोर सेंस देन. मुझे अगर एस क्लास और 8 का और 7 सीरीज वाला बजट होगा तो मैं लॉन्ग व्हील बेस लेना चाहूँगा, जिसको मेबैक कहते हैं. वैसे भी सारी गाड़ियाँ लॉन्ग व्हील बेस आती है, बट ये एक्स्ट्रा लॉन्ग है, इसको एक्सेल कहते हैं, जैसे वो टी शर्ट्स के साइज होते हैं ना. सो एन S500 मेबैक इज नॉट जस्ट L. आप जब लंदन में लेते हैं तो आपको रेगुलर S500 मिलती है. इंडिया में सारी लॉन्ग व्हील बेस आती है हमेशा से. जब आप एक्स्ट्रा लार्ज लेते हैं उसको मेबैक कहते हैं. बस इतना फ़र्क है. अगर मुझे गैजेट्स का शौक है तो मैं 7 सीरीज लूँगा. वो बड़ी वाली स्क्रीन, मतलब गिज़मोज मुझे शो ऑफ करनी है. मुझे साला एप्पल में फ़ोन, अगर मैं फ़ोन लेता हूँ तो मैं कॉल मिलाता हूँ, व्हाट्सएप चेक करता हूँ, बाकी कुछ नहीं करता. तो मैं
मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे इतने बेल्स एंड विसल्स नहीं चाहिए, तो आई विल गो फॉर अ लॉन्गर एक्सेल वर्जन ऑफ द Mercedes which will be a S class Maybach. Okay. अगर मुझे और शो ऑफ करनी है तो मुझे 680 लूंगा मैं. 680 is 12 cylinder, मतलब बैच वैल्यू इज डबल द प्राइस बेसिकली. रेगुलर चाहिए तो 580. आई थिंक 680 लेने का कोई पर्पस नहीं है. 580 इज गुड इनफ. गॉट इट. ठीक है. और अब अगर छोटे कूपे लोगे या स्पोर्ट्स कार लोगे तो चलो स्पोर्ट्स कार पूछ लो. Sports car is very very subjective. Porsches are hard on drive but handling is amazing. Then Z4 is convertible. So अगर मैं Cayman ले रहा हूँ तो मुझे convertible का शौक है, मौसम अच्छा है तो मैं Z4 या कोई भी convertibles. Sports. So, अच्छा मैं आइडियल कार गैराज बताता हूँ अपना. मतलब if I have to, चलो. one would be a Toyota Velfire, the new generation. One will be a Rolls-Royce Phantom. One will be a G63, latest वाली. One will be a Range Rover SV Vogue. स्पोर्ट्स कार एक लेनी है, मुझे शौक नहीं है स्पोर्ट्स कार का, तो चलो एक बेंटली ले लेंगे कन्वर्टेबल. वो भी ड्राइव्स लाइक एन एस क्लास, इसलिए बिकॉज स्पोर्ट्स का शौक मेरा पूरा हो चुका है. You're talking about Lexus. Do you know how the Lexus name came? Yes. I was very fascinated. मतलब मेरे को बहुत सही लगा फॉर कि अमेरिका. हाँ, कि लेक्सिस को टोयोटा कार्स बेचते थे वो लोग अमेरिका में. उनको लगा कि अब मुझे लग्जरी कार्स बेचनी तो कैसे बेचें, तो लग्जरी एक्सपोर्ट टू यूएस. So that was Lexus. Yes. And like LXUS and Yes. Lexus. So But this name Lexus came कि आपको लग्जरी normally- कार मुझे यूएस में बेचनी है, इसलिए आपको Lexus Lexus नाम नॉर्मली समझ में नहीं आएगी. अब जैसे लैंड क्रूजर है और Lexus की भी आती है. When you make money you buy a Land Cruiser, but when you make a lot of money you buy a Lexus. Same car, same engine, same chassis, same box, same everything. Then what's the difference? It is the difference. What is there in between a Radisson and an Obro is probably that's the difference. मतलब attention to finer details is Lexus. Oberoi is wild. Like I don't think Oberoi and Taj, and I would give ITC also some places. I would say Leela also in the same boat. Leela has not similar. stayed much, so I wouldn't say, but Yeah, like Taj, Oberoi and ITC, I think legends. वर्ल्ड में नहीं है कोई इनसे better. Legends. मैं यार हॉस्पिटैलिटी हमारे हिंदुस्तान से बेटर हॉस्पिटैलिटी देखी कहीं पे? नहीं। एक दुबई छोड़ दो, चलो वो भी हिंदुस्तानी कर रहे हैं. इससे बेटर हॉस्पिटैलिटी कहाँ मिल सकती है? सारा लंदन जाओ, बैग अपना उठा के लेके जाना पड़ता है. किधर कितने भी महंगे होटल कुछ भी चले जाओ, सब तुम्हें करना. तो हॉस्पिटैलिटी अगर हम ढंग से देनी शुरू कर देना पूरा टू द इंटायर अभी भी वर्ल्ड. वर्ल्ड का सबसे बेस्ट होटल दिस ईयर वाज ताज न्यूयॉर्क में. So now Indian hotels around the world have ranking wise they've started getting everyone. Are going to rock the world in the next 1 decade. मतलब अगला अगर कोई भी हम में से काम करने की तरफ सोच रहे हैं, अगला 10 साल हमारे करियर के, राज आपके मेरे करियर के सबसे बड़े 10 साल होने वाले हैं. तो शिद्दत से काम करते रहिए. जहाँ 16 घंटे कर रहे हैं कोशिश करो 16.5 पे पहुंच जाए. बिकॉज दिस डेकेड इज, मतलब माहौल होता है, वक्त होता है, वो वक्त बार बार नहीं आता है, अब वक्त है. Why do you think कि second hand cars all of a sudden बढ़ने लग गई? ब्रो वैल्यू फॉर मनी. मुझे एक चीज़ 200 किलोमीटर किसी की मिस्टेक है, आप प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिए. 200, 400, 500, 1000 किलोमीटर समवन्स मिस्टेक. उसके अगर मुझे 20% का 25% का डेप्रिसिएशन बेनिफिट मिलता है, क्या फ़र्क पड़ता है? सो वैल्यू सेंसिटिव कस्टमर्स उससे भी ज़्यादा इमीडिएट क्लोजर. आई डिसाइड आज मैं फ्री हूँ. हम अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम एक चीज़ डिसाइड करते हैं, यार ये काम करना था, वो आज बिजी हो गए, वो 6 महीने बाद जाके याद आता है यार वो चीज़ करनी थी. आपके साथ होता है बिकॉज हम अपने रोज़मर्रा में इतने बिजी हैं कि अगले साल याद आता है कि यार वो काम करना था, हमारे को शिट किया ही नहीं. हम क्या हैं, आज आपने डिसाइड किया यार आज मेरे पास फ्री हूँ, मैं गाड़ी खरीदनी है, गए शोरूम, क्लिक, क्लोज, डिलीवर्ड, ऑल विद इन 30 मिनट्स 40 मिनट्स, क्लोज, आगे बढ़े. तो पुराना नया, करेक्ट, पुराना नया मुद्दा नहीं था. मुद्दा था आज क्लोजर करना था. आज मैं नई गाड़ी ऑर्डर करूंगा, हाँ जी आ रही है, 2 महीने बाद डिलीवरी मिलेगी. वो मतलब मेरे पास तो मतलब एक कैटेगरी ऑफ लोग होते हैं हाईली इम्पेशेंट, जिनमें पेशेंस 0 होती है. हम उन लोगों में से हैं. माई ऑर्गेनाइजेशन पेशेंस ही नहीं है, आज क्लोजर करना है. I remember how our deal happened. I texted you, I was in flight कि ये वाली गाड़ी है आपके पास, आपने बोला हाँ ये मैं किसी और को देने वाला, नहीं मुझे चाहिए. And then done. And हमारा फोन बंद हो गया था कि अब हो गया, because my brother was saying this is how it happened. And then I don't know, फिर हम एक बार बहुत I think 1 month later ऐसे मैंने बड़ा सा एक पैराग्राफ मैसेज किया था आपके one of the sales people. I was like bashing कि भाई मतलब
तूने 4 बार मेरे को गलत डेट बोली है, तू ऐसे ही कर रहा है यार वो ना, उसका फिर रिप्लाई भी नहीं किया मैंने कभी। नहीं वो पता है क्या है, मतलब ये अब जो हमारे नए बिजनेसेस शुरू हो रहे हैं, सो वी गॉट इनटू डिटेलिंग, वी गॉट इनटू पीपीएफ, वी गॉट इनटू मल्टीपल थिंग्स, वी गॉट इनटू मॉडिफिकेशन। हमने वर्कशॉप एज अ बिजनेस कभी नहीं किया है, मतलब मुझे वर्कशॉप सेल्स नहीं करनी आती। वी मतलब हमारे पास इतनी जगह ही नहीं थी कि हम बाहर की गाड़ियाँ सर्विस कर सके। नाउ वी हैव इम्प्रूव्ड आवर कैपेसिटी, सो नाउ वी आर इनटू आफ्टर सेल्स, वी आर इनटू मॉडिफिकेशंस, सो मेनी थिंग्स वी आर डूइंग। मतलब वी आर इनटू इंटीरियर मॉडिफिकेशन, हम क्रेजी कलर्स कर रहे हैं। यू वुड सी अ पैरेट ग्रीन कलर जी वैगन इंटीरियर टू अ पिंक टू अ रेड टू अ ब्लू टू अ येलो टू अ ऑरेंज। ये दुबई में अगर आपने जी वैगन्स देखी हैं, आपने ऑरेंज इंटीरियर्स देखे होंगे, आपने पर्पल इंटीरियर्स, मुझे नहीं पता। I'll show you colors, you'll go crazy. मतलब that's what we've launched. So I was in UK, I was in Dubai, I was just learning what all things are there. So last 1 साल से बहुत research और बहुत implementation चल रही है. Opening new stores. All the things you have done in my car is all my brother. I don't even know. अच्छा. हाँ, तो अब मेरे को नहीं पता कौन सा इंटीरियर है. But he spent a lot of money and he has a good taste. Okay. I stopped listening after the first part. He has a good taste for sure. He understands cars. तो आपका काम भी नहीं है वो. मेरे को समझ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं है. Me and him, we were casually sitting one day. उसने मुझे एक रील भेजी. The reel was you'll never be young again with your dream car, और उसी रील में जो कार थी, we asked you. This happened. It was very random. I don't know why, no logic. मेरे को आज भी नहीं समझ आता क्यों खरीदी, कैसे किया, बट ठीक है, एक बार लाइफ में शौक था, करके खत्म कर दिया. I was like कि ये सब शौक हो जाए, खत्म हो जाए, ग्रेट. आपके बिजनेस में ऐसा होता है जैसे जो लग्जरी ब्रांड्स के बिजनेस में होता है, दैट फ्यू फैमिलीज गिव यू द मैक्सिमम रेवेन्यू? मैं यार इतना बड़ा सेटअप है मेरा, मल्टीपल स्टोर्स हैं, मल्टीपल सिटीज़ हैं, मल्टीपल मतलब 150-200 लोग हैं. अगर ऐसा होगा तो इतनी सारे तामझाम की जरूरत नहीं पड़ेगी ना. नहीं मतलब बट कुछ कस्टमर्स होंगे, कुछ कस्टमर्स बड़े कस्टमर्स होते हैं, कुछ कस्टमर्स अगेन वो लेके जाएंगे. कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो 4 गाड़ी ले सकते हैं 1 साल की, कुछ ऐसे होते हैं जो 1 लेते हैं. बट मैं हमेशा अपनी टीम को समझाता हूँ, एक बड़ा कस्टमर आके तुम्हारे को ख़राब करेगा, क्योंकि जब तुम मेहनत करते हो और जब टीम मेहनत करती है हर कस्टमर के ऊपर, तो मेहनत का जब रिजल्ट मिलता है आपको मज़ा आता है. अब एक नया कस्टमर आपके पास आ जाए, इकट्ठी 10 गाड़ियाँ ले जाए, तो उसका आपका एफर्ट क्या है? He'll spoil you because at the end of the day your learnings are always going to be with you. That's what I keep telling my team. So by chance एक कस्टमर आके तुम्हारे से 5 गाड़ियाँ ले जाए, तुम्हारा 1 महीने का टारगेट पूरा कर दे और तुम मेहनत करनी बंद कर दो, that's I've seen a lot of sales team and a lot of teams getting spoiled because of this. So हमारे को मज़ा नहीं आता है कि कस्टमर को बहुत ज़्यादा बेचने में. हमारे को कोई मतलब it gives me 0% satisfaction. मतलब कोई satisfaction. नए लोग ढूंढना, हमें नए लोग चाहिए, हमें नए लोगों के साथ बिजनेस करना है, रोज सीखना है. लर्निंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आज बिजनेस है नहीं है, चीजें हैं नहीं है, मेरी लर्निंग्स तो मेरे साथ रहेंगी ना. टॉकिंग अबाउट लर्निंग्स, वी मिस्ड एन आंसर फॉर द लास्ट वन. सेकेंड हैंड मार्केट बढ़ क्यों रहा है? तो आई थिंक लोगों को स्टिग्मा तो हट ही चुका है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है. आज मैंने आपको बताया 10,000 लोग अपनी गाड़ी पे स्टिकर लगाने के लिए तैयार थे हमारा. सो अब वैल्यू फॉर मनी की अगर हम बात करेंगे, किसी की मिस्टेक से अगर आपको एडवांटेज मिलता है, your car which you wanted to buy was costing you 2 crore rupees and a 200 kilometer driven car, 500 kilometer, जो कि जिस दिन आप ले लोगे 1 हफ्ते बाद जैसी होगी वैसी गाड़ी 1 हफ्ता के बाद वाली पोजीशन अगर आपको 1.5 crores में मिलती है, why would you think about anything else? You would look at saving. अपने पैसे तो अपने ही होते हैं, उसको बचाने में क्या बुराई है? True. What's the most expensive car you've sold? PVT में हमारे पास अभी 10 करोड़ रुपए की रोल्स रॉयस फैंटम है. कौन से ईयर की क्या? 2022. और एक और है 2018. That's also close to about 8-9 crores. और ये पूछा उनसे कि क्यों बेचना चाहते हो? No, मिस्टेक. We don't ask silly questions. But why do you think लोग रोल्स रॉयस खरीदते हैं और फिर बेच देते हैं? बेचने वाले कम है रोल्स रॉयस. So बट तो भी आती है आपके पास, तो खड़ी रहती है यूजुअली. हाँ बेचने वाले कम है, बट आई थिंक अपग्रेड पे या फिर आई थिंक अपग्रेड पे रोल्स रॉयस गोस्ट जैसे हैं जो बिकती हैं, वो अपग्रेड पे बिकती हैं, या फिर अगर कभी बिजनेसेस ऊपर नीचे हुए अफोर्डेबिलिटी के ऊपर बिकती हैं.
बट रोल्स रॉयस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इफ गिवन अ चॉइस पीपल डू नॉट वांट टू चेंज. गलती की वजह से नहीं बिकती. रोल्स रॉयस में गलती वाला कुछ है नहीं. मतलब इट्स द एपिटमी और एपिटोम, क्या कहते हैं उसको, इज द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लग्जरी. उसके बाद Comfort भी. और यूटिलिटी की बात नहीं है. रोल्स रॉयस इज नॉट अबाउट, पीपल डोंट बाय रोल्स रॉयस फॉर यूटिलिटी, दे बाय इट बिकॉज मेरा भी सपना था फैंटम लेने का, मैंने यूटिलिटी के लिए कभी सोचा ही नहीं था. बट इज इट कंफर्टेबल? आई डोंट नो. या इट इज. वुड यू कंसीडर सारी चीजें जो बेसिक्स आप सोच सकते हो सब होती हैं. बट इज इट द मोस्ट कंफर्टेबल कार? No. Is it the most safe car? Safety, yes. Safety wise, very very safe. अगर एक्सीडेंट हो तो क्रैश में सबसे आप 200 की, मतलब 200 चलो 150 की स्पीड पे सीधा दीवार में मारोगे, आप कंफर्टेबल बाहर निकल जाओगे फैंटम से. हुआ था, देयर वाज एन एक्सीडेंट इन दिल्ली 4-5 months बैक. नाम नहीं लेते किसी का, आप गूगल करोगे मिल जाएगा. उस एक्सीडेंट में अगर गाड़ी वो फैंटम की जगह दूसरी होती तो जो ओनर था जो और आगे बैठे हुए थे वो बाहर नहीं निकल पाते. बस उसमें बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल सेफ. तो सेफ्टी वाइज इट्स गुड. यू नो व्हाट आई लाइक अबाउट रोल्स रॉयस इज परसेप्शन वाइज, एंड मैं कंपेयर करता हूँ किसी स्पोर्ट्स कार से उसको, राइट. जब भी कोई स्पोर्ट्स कार जाती है, राइट, लेट्स से अ लैम्बोर्गिनी और अ फरारी और समथिंग, लोग यूजुअली देखते हैं भाई क्या कार जा रही है यार. और जब भी रोल्स रॉयस जाती है सबसे पहले लोग पूछते हैं भाई कौन जा रहा है. होता क्या बिग है डिफरेंस बिटवीन क्या कार जा रही है, इट्स अबाउट द कार वर्सेस हु इज इन द कार. आई थिंक इट्स अ बिग डिफरेंस. ये मैंने कहीं पे पढ़ा और ये एक्चुअली ऐसे ही होता है. पहली गाड़ी मर्सिडीज, आखिरी गाड़ी रोल्स रॉयस, बस सिंपल है. उसके बीच की जर्नी बहुत लंबी है. आपकी आखिरी गाड़ी हो गई? ठीक है, ले ली यार, हो गया. टेल मी योर गैराज. आपके पास कौन कौन सी गाड़ी है? My favorite car which I use every day is a Toyota Velfire. Then I have a Phantom which is a centenary edition, basically only one in the country. जब 100 years complete हुए थे रोल्स रॉयस के तो उन्होंने 100 गाड़ियाँ बनाई थी, उसमें से एक ही गाड़ी इंडिया आई है. मतलब ऑल दैट क्या कहते हैं ना वो लग्जरी ब्रांड्स का जैज एंड ड्रामा. So I did not buy that car because it's limited edition. I bought it because I liked the car. I bought it. Then I have a Lamborghini Urus. I have a G-Wagon, but that's the old generation. और क्या है? एक आधी Land Cruiser है and Toyotas है. Like yeah. So that's all. No sports car. Sports अभी Bentley convertible थी, उसको तो that's Ritika's car. So Bentley convertible के बाद it got upgraded to a Urus. नाइस. तो ये शौक खत्म हो गया कार के कि और भी है कुछ? नहीं यार, पुरानी वाली जी वैगन से नई जी वैगन पे जाना है. और इसके बाद रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी लेनी है. एसवी के लिए पैसे नहीं है अभी, बट ऑटोबायोग्राफी लेनी है 4.4 शॉर्ट व्हील बेस, नॉट लॉन्ग व्हील बेस. और अभी फ़िलहाल मेरी सारी गाड़ियाँ, एक उरूस छोड़ के, एक वेलफेयर छोड़ के, सब सेल पे है बिकॉज मैं खरीद रहा हूँ अब एसेट्स बड़े बड़े. So we are acquiring a township. I'm buying a hotel. We've just bought a college. तो अभी गाड़ियाँ मुद्दा नहीं है मेरे लिए. मतलब सारा ये सब पैसा बाहर कर रहा हूँ. मतलब मुझे मतलब होता है ना ड्रीम assets which you would want to own, and these are not. I'm not. मतलब college we've bought it for consuming. It's a big 51-acre campus. विद पर्सनल वाटरफॉल भी हमारा अपना है पूरा. मतलब होता है ना पहाड़ से नीचे तक सारी जहाँ तक दिखता है सारा हमारा है. वो ऐसी सी फीलिंग है, लार्जर देन लाइफ वाला. सो वी आर लॉन्चिंग द फर्स्ट ऑटोमोबाइल यूनिवर्सिटी इन द कंट्री. इट इज़ इन मंडी, 20-30 kilometers before IIT Mandi. So we are sitting with the government. We've had a couple of meetings and we want to launch the first automobile university जो सिर्फ ऑटोमोबाइल्स की पढ़ाई कराएगी. ऑटोमोबाइल्स की पढ़ाई मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं होती है सिर्फ. From social media, whatever is needed for a plant or let's say a dealership, from social media marketing to design to anything, to sales, to purchase, that's what we are going to teach. So nice. Working on that, hopefully अगले साल भर में हम कोर्स और बाकी सारी चीज़ों को करा लेंगे. और मुझे प्लग एंड प्ले बच्चे तैयार करने हैं वहाँ पे. हम जो पढ़ते हैं और हम जो काम पे जाते हैं उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा रिलेशन बहुत गैप है, तो वो गैप हटाना है. And this is our way of giving it back to the society, at least to our industry. Will we be able to compete with Germans?
कोशिश तो करेंगे, हम तो हमेशा बेस्ट ही रहे हैं. बट आई एम प्रीटी श्योर Mercedes, BMWs and all these brands are going to come to us. अगर मेरे तरीके से हो गया तो ये ब्रांड्स हमारे पास आएंगे, हायरिंग कर लेके रहेंगे कैंपस प्लेसमेंट के लिए. कैंपस प्लेसमेंट सिर्फ इंडिया नहीं दूंगा मैं, वर्ल्ड वाइड दूंगा. वर्ल्ड वाइड दूंगा. ओके, व्हाट्स मोर प्रॉफिटेबल, फ्रेंचाइजी जो एक लग्जरी कार की लेते हैं कि मारुति टाइप्स की? मतलब पॉपुलर सेगमेंट में कार ज़्यादा, मास प्रीमियम में ज़्यादा चाहिए? ऑटोमोबाइल में वक्त चलता है, किसका वक्त चल रहा है वो उसको पैसे बनता है. सो कौन सा ब्रांड भाग रहा है इस टाइम पे? जिसने किया की डीलरशिप ले ली होती लॉन्च पे वो बहुत पैसे बनाता, जिसने MG की ले ली होती वो बहुत पैसे बनाता, आज नहीं बनाता MG. सो इट इज़ अबाउट साइकिल्स हैं हर एक ब्रांड की, हर एक प्रोडक्ट की. अभी कौन सा लग रहा है जो अभी 1-2 साल सबसे ज़्यादा पैसे 3-4 साल में किया के डीलर ने बनाए हैं. टोयोटा ने बहुत पैसे बनाए हैं. ऑडी के डीलर्स 80% ने सिर्फ लॉसेस दिए हैं फ्रॉम द ईयर 2014 अप टिल 2020. अब नहीं है, अब ऑडी के डीलर्स बहुत पैसे बना रहे हैं. क्यों, कैसे? नंबर ऑफ डीलर्स जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे डबल डीलर्स थे. कम हो गए. 70% डीलर्स की दुकानें बंद हो गई. बट ऑडी बिक रही है अभी? ऑडी ठीक ठाक बिक रही है. मतलब I'm not saying that there was a time when Audi sell more cars than Mercedes. A4 A6 का तो जमाना आया था. आज यार A6 E-Class आती है almost 80-85 lakhs की. A6 आती है 55 lakhs की. आपकी C-Class से कंपेयर करती है A6 प्राइसिंग वाइज. Lot of people see value there and they're buying. जैगुआर का भी एक टाइम में जमाना था. तो XJL एक जमाना था. S क्लास को पीछे छोड़ने वाली आज तक एक ही गाड़ी आई थी, 2009, 10, 11 XJ. क्या दिखती आज थी यार. तक इस जीवन में S क्लास को कोई कंपटीशन नहीं दे पाया. वो है लेजेंड ऑफ दैट सेगमेंट. उस लेजेंड को पीछे छोड़ा है जैगुआर ने. आज जैगुआर प्रोडक्ट्स ही नहीं है, कहीं भी नहीं है. क्यों? कुछ भी नहीं है ही नहीं. कहाँ है? हाँ मतलब, बट क्यों एकदम से? आई रिमेंबर फ्यू ईयर्स अगो व्हेन आई वाज इन कॉलेज, फ्यू तो ऑडी क्यों नहीं है? 8-10 ईयर्स अगो, तब ऑडी और जैगुआर प्रीमियम देखी जाती थी, लग्जरी देखी जाती थी. भाई क्या कार्स हैं, राइट? अपग्रेड नहीं किया ना भाई. उस टाइम पे मर्सिडीज और BMW वर लाइक थोड़ा सा नीचे, बट जैगुआर लाइक सुपर टॉप. अब मर्सिडीज हर दूसरे साल नई गाड़ी लॉन्च कर देता है, हर तीसरे साल उसकी लाइटें चेंज करके उसका नाम चेंज करके फेसलिफ्ट कर देता है. GL से बना दी GLS, GLS से बना दी 350, GLS 350 से 400, फिर 450. BMW भी सेम करता है. करेक्ट. वही गाड़ी के नाम भी चेंज करते रहते हो, लाइटें चेंज करते रहते हो. तो मतलब देयर इज सम फ्लेवर, दे कीप एडिंग न्यू फ्लेवर. अब ऑडी नहीं कर पाया. क्यों नहीं कर पाया? बिकॉज वो जो डीजल गेट और बाकी सारी चीज़ें जो इश्यूज आए उसके चक्कर में उनका लॉट ऑफ R&D बजट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट बजट वेंट इनटू पेइंग दोज फाइन्स एंड पेनल्टीज. सो दे वर नॉट एबल टू फोकस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ऑडी सबसे बड़ी मिस्टेक जो ऑडी ने करी है वो है गिविंग हैवी डिस्काउंट्स इन 2012, 13, 14, 15. उसके चक्कर में ब्रांड डाइल्यूट हुआ. आज वैसा नहीं कर रहे हो. तो साइकिल है ब्रो. मतलब कौन सी ब्रांड, यू जस्ट नीड टू बी, पैसे कमाने के लिए करना क्या है, यू जस्ट नीड टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. बट तो भी कोई अगर डीलरशिप लेता है तो बहुत लंबे समय के लेता है, राइट? 10-15 साल के लेता है तो मास प्रीमियम पे ज्यादा पैसे बनते हैं, मास में ज्यादा पैसे बनते हैं कि लग्जरी डीलरशिप में ज्यादा? मिड वे में कहीं पैसे बनते हैं ना, लोअर कैटेगरी में बचते हैं. लोअर कैटेगरी मतलब क्या होगा? 2-3-4 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की गाड़ी लेते से उसमें पैसे नहीं बचते. 2-4 करोड़ रुपए की गाड़ी में पैसे नहीं बचते. 5 करोड़ की गाड़ी में पैसे नहीं बचते. वो सिर्फ एक वो चेरी ऑन द केक है. केक कहाँ से आता है? टोयोटा से, फॉर एन एग्जाम्पल. होंडा से. एक जमाने में होंडा की डीलरशिप यूज्ड टू मेक अ लॉट ऑफ मनी. अभी तो है ही नहीं. करेक्ट. तो सिविक के बाद कोई कार ही नहीं है ना जो चली उसके बाद लंबी, राइट? सिविक भी होंडा यूज्ड टू मेक अ लॉट ऑफ मनी. एक डीलरशिप लेने में कितने पैसे लगते हैं? जैसे मारुति की डीलरशिप लेनी है 30-40 करोड़. छोटी सिटी में भी 20-25 करोड़. 20-25 करोड़ क्यों लगते हैं? इन्वेंट्री, शोरूम का इंटीरियर्स, दिस दैट, बहुत पैसा लगता है वो. 20-25 करोड़. एंड कुछ आपको पैसे उनको देने भी होते हैं ना? नहीं, ऐसा नहीं होता. मतलब बेसिकली स्टॉक इन्वेंट्रीज, अगर आपके पास सपोज मारुति की डीलरशिप है तो महीने की 100 गाड़ी तो बेचोगे. 100 गाड़ी की इन्वेंट्री आपको 1.5 महीने की इन्वेंट्री तो रखनी पड़ेगी. सो इन्वेंट्री एवरेज 7 लाख की एक गाड़ी लगा के चलो. अगर 150 गाड़ी की इन्वेंट्री आप रखते हो, कैलकुलेशन कर लो, 10.5-11 करोड़ हो गए. तो 20-25 करोड़ रुपए तो छोटी डीलरशिप. मतलब
generally a dealer keeps like a 2.5 months और inventory. बैंक में डिपॉजिट नहीं देना पड़ता ब्रांड्स को? छोटा मोटा होता होगा, कोई 1-2 करोड़ रुपए का डिपॉजिट। मैंने कभी डीलरशिप ली नहीं है, बट अगर होगा भी तो इतना ही होगा, कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता। उनके इंटीरियर्स पे पैसे लगते हैं। जैसे पोर्शे की आप डीलरशिप ले लो, द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इज यू एंड अप स्पेंडिंग 6-7 crores जस्ट ऑन द इंटीरियर्स। सेम कुर्सी, सेम टाइल, सेम ये, जर्मनी से टाइल आएगी, वहाँ से लाइट आएगी, यहाँ से वो आएगा, वहाँ से ये आएगा। कितने टाइम में डू यू थिंक कि पैसा बन जाता है वापस? नहीं, पैसा बनता ही नहीं है। तो फिर डीलरशिप क्यों लेते हैं लोग? ऑटोमोटिव सबसे ज़्यादा पैसा जो लूज़ किया है ओवर द लास्ट, अब मैंने कहीं स्टडी पढ़ी थी है, सबसे ज़्यादा पैसा जो लूज़ किया है लोगों ने, वो हाईएस्ट लूजर्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कहीं ऑटोमोबाइल बहुत ऊपर आता है उस परसेंटेज में। हाईएस्ट गेनर्स तो हमने देखे होंगे, हाईएस्ट लूजर स्टडी करके देखे आज आराम से बैठ के, विच बिजनेसेस हैव लॉस्ट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी। तो आपने लेकिन ये बोला था कि टाइम चलता है, जिसने किया का ले लिया उसकी चलेगी, तो वो पैसे बना देते हैं। या Kia dealers probably ended up investing 5, 7, 10 crores, and they probably within the first 2 years they actually have made more profit than their entire capital. मतलब 5 करोड़ डाल के 10 करोड़ निकाल लिया उन्होंने। 10 करोड़ निकाल चुके हैं, अगर वो निकालना चाहे तो। ऑफ कोर्स अगर आपकी री इन्वेस्टिंग करते हैं जैसे हम करते हैं, तो वो री इन्वेस्ट करके उससे ज़्यादा पैसे बना चुके हैं। वो फिगर्स जो मेरे पास आई हैं वो सेम ईयर की आई हैं, बट मैं फिर भी 2 साल बोल रहा हूँ। और MG ने भी सेम किया शुरू में, अब नहीं। मर्सिडीज भी अपने डीलर्स बंद कर रहा है सारे, दे आर मूविंग ऑनलाइन। फ्रेंचाइज बन गए हैं अब डीलर्स, फ्रेंचाइज। मर्सिडीज इज मूविंग ऑनलाइन नाउ। They've already moved online. You can't go to a Mercedes dealership and buy cars. Yeah. If you're buying, so they are representation of the brand, showing the product, giving demonstration, RTGS, and the money goes to the plant. Yeah. To the main company, just like Tesla. Mercedes have done this. Yeah, they've already done it, and it's been a year and a half, 2 years maybe, I don't know. Yeah. They've already done that. Price control कर रहे हैं। So do you think Tata जो अभी वापस आया है, do you think Tata dealers will make money? What a story. Tata would have made the maximum money. Bro, Tata 5 साल पहले अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस इंडस्ट्री को ठीक ठाक समझता हूँ। मुझे कोई ऐसा बोलता कि टाटा आके Hyundai से ज़्यादा गाड़ियाँ बेच लेगा, तुम हंसता। 100%। आज तक मतलब दिस इज वन प्रेडिक्शन जो मैं नहीं सोच पाया। मतलब मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि टाटा ने जो अभी किया है विद द प्रोडक्ट, विद द सेल्स, सेकेंड लार्जेस्ट डीलर इन द कंट्री, एज इन सेकेंड लार्जेस्ट नंबर्स इन द कंट्री आफ्टर मारुति। वो क्वेश्चन आपने बताया नहीं अभी तक कि किसकी आज डीलरशिप लेनी चाहिए, जो आपको लगता है कि इसका टाइम आ सकता है या आने वाला है? किसकी डीलरशिप? Do you think BYD has potential? Yes. Right now BYD is the brand. छोटी tier 2 tier 3 सिटी में ले लेनी चाहिए BYD की डीलरशिप? बिल्कुल लो। Because entry barrier भी कम होगा ना? BYD में पैसे बनेंगे, 100% बनेंगे। And electric market, do you think इंडिया बन पाएगा बड़ा? 100% 100% बनेगा। क्योंकि नहीं यार, हमारा हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना वो नहीं है ना स्ट्रॉन्ग, कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम इलेक्ट्रिक कार्स में है कि कितनी देर तक चलेगी। चाय पीने के लिए रुकेंगे जाते हुए, यहाँ से पूना जाना है या हमारे को दिल्ली जाना है, तो 4-5 स्पॉट्स चाहिए हमारे को जहाँ पे चाय पीने के लिए रुके, ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके, गाड़ी चार्ज हो जाए। सुपर चार्जर्स आर लाइक 13 minutes 14 minutes you can fully charge your car, so that is going to build and it is growing, it will build। मतलब जल्दी कर लो, नहीं तो फिर रेस में पीछे रह जाओगे। हम सोचते थे आज से 20 साल पहले गुड़गांव कौन जाएगा, आज गुड़गांव में प्रॉपर्टी खरीद के तो दिखाओ। सो पहले कर लो बस, और तो कुछ नहीं। होना तो है ही है, निश्चित है। ओके, तो कार मार्केट में अभी जो भी ये नया एंटरप्रेन्योर देख रहा है या किसी को इंटरेस्ट है घुसने में, कहाँ पे पैसे बनेंगे इफ नॉट डीलरशिप? जो ओला ने किया वो कीजिए, अगर कर सकते हैं तो। बहुत बड़ी कैपेसिटी चाहिए। ओला कंट्रोल्स 20% ऑफ द इलेक्ट्रिक स्कूटर और टू व्हीलर मार्केट इन द कंट्री। दे आर बिगर देन ऑल द मैन्युफैक्चरर्स। मतलब जो लोग 50 साल से जो काम कर रहे हैं वो ओला ने 3-4 साल में काम कर दिया है, 5 साल में काम कर दिया है। वाओ, अमेजिंग। सो वहाँ पैसे बनते हैं। अगर आज आप स्टार्टअप हो, पैसे रेज कर सकते हो, कुछ ऐसा कीजिए। दैट्स अ वेरी बिग एंड वेरी डिफरेंट। आई एम टॉकिंग अबाउट ये जिनको आइडियाज होते हैं और जैसे होते हैं वो आज अलग लेवल पे काम कर रहे हैं। डिटेलिंग के बिजनेस में पैसे बच रहे हैं। अगर हम छोटे बिजनेसेस की बात करें, सिंगापुर में हमारे से 50 गुना ज़्यादा डिटेलिंग शॉप्स हैं। डिटेलिंग मीन्स कार पॉलिशिंग एंड डिटेलिंग, PPF
यू अंडरस्टैंड PPF, वो जो वाइट कलर का पॉलिथीन लगाते हैं सेफ टू सेफगार्ड दी पेंट, या देन कलर चेंजिंग PPF 1.5-2 लाख रुपए का 2-3 वो होता है। यस, उसमें पैसे 100% बचेंगे। 5-7-10 लाख में सेटअप चालू हो जाता, 3 महीने में पैसे बच जाएंगे। वो 3 महीने में आपकी सेटअप कॉस्ट निकल जाएगी। तो अगर आप ढंग से करो PPF, डिटेलिंग, पॉलिशिंग, बहुत बड़ा नंबर होना है। मतलब ये एक्सप्लोड हो रही है मार्केट अभी एट द मोमेंट। इसमें कोई ब्रांड बन पाएगी कि नहीं, ये लोकल ही रहेगा? ब्रांड बनी भी है, कोई बहुत ज्यादा ब्रांड की तरफ में जाओ, खुद करो ना यार, अपना ब्रांड खुद बना लो। ब्रांड की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। नो, माय पॉइंट वर्कमैनशिप के ऊपर काम हो जाएगा। माय पॉइंट इज कि लेट्स से आज हमने एक ब्रांड खोली BBT XYZ, XYZ ब्रांड खोल दी और XYZ के रिटेल हर जगह जाना पड़ेगा। बहुत छोटा बैरियर टू एंट्री है, कुछ नहीं चाहिए। 5-7 लाख में कोई ब्रांड की जरूरत नहीं है। 5-7 लाख में कोई ब्रांड देने आए तो मत लेना। 5-7 लाख, 10 लाख इन्वेस्ट करो। 10 लाख अगर आप अच्छे से काम करोगे 3 महीने में, रेंटल्स बहुत ज्यादा मत लेके जाना आपने। विजिबल जगह पे कहीं पे स्टोर देखिए, 10-15 लाख में स्टोर खोलिए, 3-4-5 महीने में स्टोर के पैसे बाहर निकल जाएंगे। तो लोग मतलब स्टार्टिंग बैरियर की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो एकदम छोटा बिजनेस ही हो गया। मिड लेवल बिजनेस में कहाँ अपॉर्चुनिटी लगती है? दिल्ली NCR जाओ, सारी 10 साल पुरानी गाड़ियां उठाओ और पूरे कंट्री में बेचनी शुरू कर दो। जॉब कर रहे हो? नहीं, 10 साल पुरानी बेचता नहीं हूँ मैं। ओके। मतलब क्योंकि डीजल में 10 साल, सिर्फ दिल्ली NCR का लॉ है कि 10 साल से ऊपर की गाड़ी दिल्ली NCR में नहीं चल सकती। पीपल आर मिंटिंग मनी। ओके, सो ये मिड लेवल अपॉर्चुनिटी। एंड टॉप लेवल में जो लार्ज इलेक्ट्रिक कार आर गोइंग टू एक्सप्लोड अगेन, एज आई टोल्ड यू। देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर 20 Olas. न्यू ब्रांड, डू यू थिंक? Yes, new brands. There is an opportunity for 20 of them. बाय द वे, BMW ने फर्स्ट टाइम दिस ईयर यूरोप में टेस्ला को बीट कर दिया है। सो दे आर द हाईएस्ट सेलिंग कार्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन यूरोप। बहुत लोग सारी जो कार्स हैं, मतलब सारी जो कंपनीज हैं, कार कंपनीज जो ट्रेडिशनली आ रही, वो सब EV में बहुत आगे बढ़ गई। तो प्रॉब्ली डू यू थिंक देयर इज एन अपॉर्चुनिटी नाउ? There are 500 EV manufacturers in China. 50 will sustain. लेकिन those 50 are going to go to big numbers. So हमारे लोकल इंडियन इलेक्ट्रिक कार्स नहीं हैं। अगर बन सके, और टाटा है, आप देखो, मतलब 7-8 साल पहले, 6-7 साल पहले से काम कर रहे हैं। किसी ने सोचा था कि नंबर्स, मतलब 90% ऑफ द इलेक्ट्रिक कार मार्केट इज गवर्न्ड बाय टाटा नाउ। 80% होगा वो नंबर। सो दैट्स हाउ इट इज। एंड इलेक्ट्रिक कार्स, मतलब ये इलेक्ट्रिक कार्स बैरियर टू एंट्री बहुत मुश्किल नहीं है। अगर कोई कर सके इसको क्रैक, तो कार बनानी है, इंजन नहीं बनानी यार, इंजन नहीं बनाना, गेयर बॉक्स नहीं बनाना, इतनी सारी चीजें नहीं बनानी। गोल्फ कार्ट्स, हमारे हिंदुस्तान में इलेक्ट्रिक कार कब आई थी पता है आपको? रेवा याद है? देयर वाज अ कार कॉल्ड एज रेवा, जो गोल्फ कार्ट बनाने वाली एक कंपनी है, उसने कार बनाई थी 2000 पता नहीं 20 साल पहले। तो मैं 2003 की मैं बात 2002 की मैं बात कर रहा हूँ। तो मेरे डैड ने मुझे बोला, मेरी सिस्टर कॉलेज शी जॉइंड द कॉलेज, तो आप वो इलेक्ट्रिक की रेवा ले दो। नेहा इज माई सिस्टर्स नेम। नेहा को इलेक्ट्रिक रेवा ले दो और वो कॉलेज रेवा पे चली जाएगी। 2002 में इलेक्ट्रिक कार थी। तो मेरा जो दोस्त था राहुल, उसने बोला रेवा तो ले देना, एक साथ में काली छतरी भी ले देना ताकि लोग देखे ना चलाते हुए। मतलब अगली लुकिंग कार, बट इट वाज एन इलेक्ट्रिक कार। सो तब से है। सैंडस्टॉर्म करके एक मैन्युफैक्चर था, गोवा मैन्युफैक्चरिंग थी। मतलब पीपल हैव डन इट यार। मतलब उसमें बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बड़े बिजनेस में अपॉर्चुनिटी है। मतलब कम से कम 20 ब्रांड्स आ सकते हैं हिंदुस्तान में इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर्स। बिग अपॉर्चुनिटी in a bigger scale, big opportunity. So that's another big opportunity. ये तीन। आप टेस्ला के बारे में कुछ बोल रहे थे? टेस्ला इस रेस में अकेला भाग रहा था एक जमाने में। आज बहुत सारे लोग भाग रहे हैं। तो टेस्ला इज गोइंग टू लूज क्वाइट अ फ्यू मार्केट शेयर। मतलब काफ़ी जगहों पे, काफ़ी डायरेक्शन में, काफ़ी पोजीशंस पे उसका मार्केट शेयर लूज होगा। बिकॉज अकेले भाग रहे थे, फर्स्ट आ रहे थे, अब 20 लोग और भाग रहे हैं आपके साथ। BYD इज ऑलरेडी डन बिगर नंबर्स देन टेस्ला। चाइना, चाइना नहीं, वर्ल्ड वाइड BYD हैज sold more electric cars than Tesla. But not in terms of revenue, ना? Revenue Tesla still ऊपर। ठीक है, वो महंगी गाड़ी है, सस्ती है, बट आपके कंपैरिजन में लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं।
मतलब मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ. सो नाउ टेस्ला स्टार्टेड लुकिंग एट इंडिया बिकॉज वॉल्यूम्स हैं यहाँ पे. पहले इंडिया को सीरियसली नहीं ले रहे थे, बट अब दे स्टार्टेड टेकिंग इंडिया सीरियसली बिकॉज उनको भी वॉल्यूम्स करना है. बट अब BMW भी सेम काम कर रहा है. मर्सिडीज कभी नहीं करता था सेम काम, ऑडी कभी नहीं करता था, अब सब कर रहे हैं. सबसे खर्चे वाली गाड़ी कौन सी होती है? इफ यू हैव टू बाय जैगुआर, बाय 2, 1 फॉर योरसेल्फ, 1 फॉर द वर्कशॉप. ये मैं नहीं बोलता, गूगल कर लेना. रियली? गूगल कर लो. इतना खर्चा देती है जैगुआर? गूगल करो, बताओ तो आप क्यों? ऐसा है, कुछ ना कुछ सोच समझ के बना होगा. ऐसे कोट्स बने हुए हैं. हाँ, बने हुए हैं तो क्यों, आपको क्यों लगता है? पता होगा ना आपको तो इसके बारे में. हाँ, क्या खर्चा मतलब निकलता है? खर्चा निकलता है, मैंने बताया ना आपको. मतलब जैगुआर लैंड रोवर गर्लफ्रेंड, वेरी मतलब नॉट रिलायबल बट अमेजिंग कार्स. लैंड रोवर, रेंज रोवर भी नॉट रिलायबल? रिलायबल नहीं, रिलायबल कहाँ हो, मतलब रेंज रोवर टोयोटा के सामने रिलायबल नहीं है, बट दे आर सेफ्टी वाइज भी दे आर नॉट गुड. वर्ल्ड्स बेस्ट एसयूवीज अगर हम बात करते हैं तो उसमें रेंज रोवर आती है, लैंड क्रूजर या लेक्सस आती है. लेकिन रिलायबिलिटी एज कंपेयर टू द अदर कंपेटिटर्स, नो. सबसे सेफ कौन सी गाड़ी है Volvo सेफ्टी वाइज? Volvo is considered one of the safest cars. यू थिंक इट्स सेफ? It is. मतलब लैंड क्रूजर से भी ज्यादा यू विल गिव देम? नहीं, लैंड क्रूजर तो बहुत सेफ है बिकॉज बहुत बड़ी गाड़ी है. मतलब मुझे अगर हाईवे पे जाना है तो मैं लैंड क्रूजर यूज़ करता हूँ बिकॉज मुझे सेफ लगता है. अब जैसे हाईवे पे मतलब एक्सीडेंट वाइज, सेफ्टी वाइज सबसे बेस्ट कार Volvos are very safe. दे आर सेफर देन लेट्स से वेलफायर, They sell लैंड क्रूजर. वेलफायर तो सेफ नहीं है गाड़ी. क्यों? क्योंकि वेलफायर के साथ अगर आपका एक्सीडेंट होगा तो सपोज ट्रक के साथ होता है तो ट्रक अंदर ही आ जाएगा बिकॉज उसमें बोनट ही नहीं है आगे, मतलब जगह ही नहीं है. मतलब सबसे ज़्यादा पहले जो इफेक्ट आएगा वो ड्राइवर को आएगा बिकॉज दैट्स हाउ द कार, मतलब वो डिज़ाइन वैसा है. लैंड क्रूज़र में अगर आपका सपोज किसी दीवार में एक्सीडेंट होता है, किसी पेड़ में होता है, किसी ट्रक के साथ होता है, तो इतना आगे बड़ा बोनट है, उसके अंदर 4000-5000 सीसी का इंजन है आपका, तो बहुत सेफ्टी नेट्स हैं. सो आप वेलफेयर सेफ्टी के लिए नहीं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ ना. सो गो टू द राइट कंसल्टेंट फॉर द राइट कार. सो सेफ्टी के लिए टेल मी टॉप सेफेस्ट कार्स, टॉप 3 सेफेस्ट कार इन द वर्ल्ड. रोल्स रॉयस फैंटम से ऊपर सेफ्टी नहीं हो सकती है. ओके, सो दैट इज 1, 2 and 3. हाईवे पे चलने के लिए लैंड क्रूजर, इवन रेंज रोवर वोग्स विल बी वेरी सेफ. सो लैंड क्रूजर, रेंज रोवर, वोग. एंड अगर सस्ती गाड़ियों में अगर आपको बताना हो कोई, टाटा इज वेरी सेफ. टोयोटा फॉर्च्यूनर विल बी सेफर देन इनोवा फॉर दैट मैटर बिकॉज उसका आगे जो स्पेस है वो ज़्यादा है. सो डिज़ाइन वैसी है. ओके, लेट्स डू द लास्ट सेगमेंट. द लास्ट सेगमेंट इज लग्जरी कार्स खरीदनी कैसे चाहिए. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्कैम कहाँ होते हैं लग्जरी कार्स जब सेकेंड हैंड कोई खरीदता है? बहुत लंबी लिस्ट है इसकी, बहुत लंबी लिस्ट है. मैं जैसे जैसे मुझे समझ में आता है या याद आता है मैं बताता जाता हूँ. कहाँ कहाँ लोग बेवकूफ़ बनाते हैं और बनते हैं. यार गाड़ी खरीदना इज़ अ साइंस. मतलब अगर आपके साथ नहीं हुआ, अगर गड़बड़ हो गई तो गड़बड़ हो सकती है मल्टीपल डायरेक्शंस में. ओके, लेट मी सिंप्लीफाई क्वेश्चंस. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं एक लग्जरी कार खरीदने जाता हूँ तो मुझे क्या 4-5 चीज़ें चेक करनी चाहिए? गाड़ी तो चेक करना बड़ा आसान है. कैसे? गाड़ी चेक करना बड़ा आसान है. मर्सिडीज की गाड़ी मर्सिडीज पे ले जाओ, चेक करा लो. सबसे तो जो रीसेलर है वो देता है? हाँ बिल्कुल चेक. आप मत लो ना अगर वो रीसेलर चेक नहीं करने देगा आपको गाड़ी. तो जैसे कोई BBT पे आता है, बोलता है कि सर आपकी गाड़ी मेरे को मर्सिडीज से चेक करानी है, लो, मोर देन वेलकम. तो मर्सिडीज वाले भैया को ही लेके आओ कि आप गाड़ी भेज देते हो उधर? हम भेज देंगे. मर्सिडीज जिस डीलरशिप पे भेजनी है जाके चेक करा लो. ओके. फिर मैं उनसे सवाल भी पूछता हूँ कि अब इसके बाद कोई प्रॉब्लम आएगी तो मर्सिडीज ठीक करेगा ना. तो हंस के बोलते थे हम तो आपके लिए आ रहे हैं, हम भी कस्टमर के लिए बैठे हैं. तो वी डोंट आस्क क्वेश्चंस. सर्विस देते हुए हम क्वेश्चन नहीं पूछते. प्राइस के बारे में हम सवाल ही नहीं पूछते क्योंकि प्राइस हम बढ़ाते घटाते, मतलब वी हैव आवर ओन पॉलिसीज ऑन प्राइसिंग. वी डोंट लिसन टू कस्टमर्स ऑन द प्राइसिंग पॉलिसी बिकॉज वी नो व्हाट प्रोडक्ट शुड बी प्राइस्ड एट व्हाट लेवल्स. सो बट सर्विसेज वाइज जो कस्टमर बोले. ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ गाड़ी चेक कराना बहुत आसान है. गाड़ी चेक कराना मुश्किल काम नहीं है, बट एक गाड़ी के पीछे जो इश्यूज आ सकते हैं वो बहुत सारे हैं. जैसे फॉर एन एग्जांपल, आपने एक गाड़ी खरीद ली किसी ऐसी कंपनी की जो लिक्विडेशन में है. आपको मतलब? पता कैसे चलेगा लिक्विडेशन में? मतलब कंपनी के सारे एसेट्स, अब नीरव मोदी की गाड़ी है और आपने खरीद ली तो कभी जिंदगी में ट्रांसफर ही नहीं होगी. अगर आपने ट्रांसफर अपने नाम पे करा भी ली तो सरकार आएगी वापस ले जाएगी क्योंकि सारे एसेट्स अटैच्ड है. सबसे कॉमन स्कैम्स क्या होते हैं? लिक्विडेशन वाली गाड़ियां बेच देंगे लोग, अपने पैसे निकाल के भाग जाएंगे. गाड़ी ले ली, पैसे ही नहीं दिए, मतलब पैसे ले लिए, गाड़ी नहीं दी. कॉमन स्कैम्स जो कार डीलर्स के साथ होते हैं.
आप 25 लाख रुपए में मैं आपको फॉर्च्यूनर दे रहा हूँ, ब्रांड न्यू, आप मुझे 5 लाख एडवांस दे दो और 2 दिन बाद आके गाड़ी ले लेना, या मैं आपकी एक फॉर्च्यूनर खड़ी भी कर दी, बस आप 5 लाख एडवांस दो, गाड़ी आपकी है और ले जाओ। 25 लोगों से पैसे इकट्ठे किए, 5-5 लाख रुपए, फॉर्च्यूनर 50 लाख की ब्रांड न्यू खरीदी, 40 लाख की किसी को बेचे, गायब हो गए। बहुत सारे हैं ऐसे, गूगल कीजिए, बहुत सारे हैं। और देयर वाज अ स्कैम इन हैदराबाद कि मैं कोई भी गाड़ी नई शोरूम से आप लीजिए, मैं जीएसटी का इनपुट लेता हूँ या जीएसटी का मैं कुछ करता हूँ, इनपुट ले लेता हूँ, तो मैं आपको कोई भी 50 लाख की गाड़ी 40 लाख में दे दूंगा। वो खरीद रहा था 50 लाख की, दे रहा था 40 लाख की, और उसने कम से कम 100 गाड़ियाँ डिलीवर करी हैं। और लोगों ने उसको इतना, मतलब 50-100 करोड़ रुपए डिपॉजिट मिल गया, डिपॉजिट लिया, भाग गया। अब फिर रिकवरी कैसे हुई? जिस कस्टमर ने गाड़ी 10-10 लाख खरीदी हुई थी, वहाँ पे कमेटी बैठी, सो इट वाज इन द कोर्ट, कमेटी बैठी, जिसने 10-10 लाख रुपए कम लिए, क्योंकि जिसके पैसे खराब हुए उसको पैसे वापस कैसे मिलेंगे? जिसको पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ, देखो कुछ पैसा तो खराब हो गया होगा, लेकिन कुछ पैसा तो फ्रीबीज में गया, जिसको फ्रीबी मिली है वापस पैसे जमा कराओ। ये हुआ है हैदराबाद में, 40 लाख में कार लिए, वो 10 लाख जमा जमा किए हैं लोगों ने। बट उसकी क्या गलती? क्या कर सकते हैं? तो अब जिसने 1 करोड़ पूरे दे दिए और उसके वो बंदा ही गायब हो गया, तो उसकी क्या गलती? हाँ, पर गलती उसके तो उस पैसे बंदे की है ना, किसकी? जिसने 40 लाख में खरीदी, तो उसकी क्या गलती? तो बेचारा कोई और वो उसको अरेस्ट कर लिया, वो जेल में है, कहते मेरे पास पैसे ही नहीं है, बताओ क्या करोगे, एसेट्स कुछ है नहीं, व्हाट वुड यू डू? और उसने पैसे उड़ा दिए। देखो, लेट्स से उसने 100 करोड़ रुपए लोगों से इकट्ठे करे, 50 करोड़ तो फ्रीबीज बांट दी, 25 करोड़ रुपए पड़े होंगे उसके पास, 25 करोड़ रुपए खा गया वो। लेट्स से उसने शॉपिंग कर ली, होटल में रह लिया, दे दिया, ठीक है, तो 50 + 25 करोड़ रुपए, 25 करोड़ रुपए के एसेट सीज कर दिए उसके। अब 50 करोड़ रुपए जो उसने लोगों को फ्रीबीज बांटी हैं, उनसे पैसे वापस लिए, और जिन जिन के पैसे थे उनको वापस किया, और ये चले गया जेल। साथ में उस चक्कर में 2-3 डीलर जो उसके साथ सोच रहे थे कि बाकी में जीएसटी का इनपुट लेता है, ये करता है, वो करता है, उन बेचारों को भी जेल जाना पड़ा, जिनको कुछ आइडिया ही नहीं था कि ये तो स्कैमस्टर है। अभी सुकेश चंद्रशेखर स्कैम करते हैं भाई साहब, पता है आपको कौन है सुकेश चंद्रशेखर? गूगल कीजिएगा। स्कैम करते हैं और गाड़ियाँ खरीद लेते हैं, मतलब 100 करोड़ का स्कैम किया, गाड़ियाँ खरीद ली, फिर गाड़ियाँ सीज हो जाती है। अब अगर आपने सुकेश से गाड़ी खरीद ली तो गाड़ी सीज होनी है। ये जैकलीन वाला सुकेश? यस, एग्जैक्टली, सेम बॉय। एंड वो 10 बार ऐसे कर चुका है भाई साहब, और कम से कम 200-300-400 गाड़ियाँ ऐसी हैं जो कोई किसी पुलिस स्टेशन में, किसी कोर्ट में, कहीं सीज, किसी डिपार्टमेंट में सीज, कहाँ सीज, और गाड़ियाँ सारी हाई एंड खरीदते हैं। मतलब मुझे लगता है 500, 100, 150, 200, 300 हाई एंड सुपर कार टाइप कैटेगरी कार्स आर लाइंग इन जंक यार्ड्स। मतलब इतना तकलीफ होती है मेरे को देख के। क्यों? क्योंकि ऐसे ही किसी ने स्कैम, डिपार्टमेंट्स ने बेची नहीं। अब तो डिपार्टमेंट्स फिर एक्टिव हो गए हैं। अभी उनकी सुकेश की लगभग लेटेस्ट जो जैकलीन वाला स्कैम था, उसके अंदर सुकेश के पास थी 45 कार्स, और 45 कार्स अटैच करी ईडी ने और बेची। 50 करोड़ की रिकवरी हुई है ईडी को, उन गाड़ियों से बेची है। 60-70 करोड़ भी हो सकता है। हमने खरीदी 5 गाड़ियाँ, उसमें से हमने उरूस, पैनामेरा, बेंटली, मतलब ये ऐसी गाड़ियाँ खरीदी हमने उस ऑक्शन से। कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा टैक्स फ्रेंडली कार्स मिलती है, या कौन सी स्टेट से नंबर खरीदने में सबसे इजीली पैसे बचते हैं, सबसे सस्ता सबसे महंगे नंबर, वीआईपी नंबर आते हैं केरला और पंजाब के। क्यों? शौकीन लोग हैं, नंबर्स का शौक सबसे ज़्यादा केरला और पंजाब है। और सस्ती रजिस्ट्रेशन कहीं पे भी नहीं है। पहले एक ज़माना था जब पौंडीचेरी और हिमाचल और चंडीगढ़ सस्ता हुआ करता था। डीडी रजिस्ट्रेशन सस्ता होता है ना? अभी फिलहाल है, थोड़ा सा सस्ता है, पर बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं है। क्यों, कितना डिफरेंस होता है ऐसे? 50% होगा, लेट्स से, ना रेगुलर कार इफ यू बाय इन बॉम्बे। तो मतलब एक तो भी कितना पैसे बच जाएंगे? 2%? हाँ, 2-4%। सारी गेम बचाने की तो 2-4% की, क्योंकि जीएसटी है, कहीं वैट नहीं है, कोई स्टेट लॉ नहीं है, सेंटर का लॉ है। सो 2-4% का फर्क आता है, बट कोई यूटिलिटी नहीं है उसकी। हाँ। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है, बॉम्बे वाले लोग डीडी लेते हैं। डीडी देहरादून, दमन, दीव, दादर नगर, डीएन और डीडी 2 होते हैं। दमन है कि डीडी में मेरे ख्याल दमन शायद है, और दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। दमन एंड दीव, राइट। वहाँ से लोग लेते हैं, वहाँ पे सस्ता है। वहाँ सस्ता है रजिस्ट्रेशन। मतलब अगर आप एक लेट्स से किया या इनोवा लेते हो तो उसमें 25-50 हज़ार रुपये बच जाएंगे, बस इतना ही है, और कुछ नहीं है। यू नो, सबसे बड़ा स्कैम सेकेंड हैंड कार्स में पार्ट्स का भी होता है। लोग सुधरवाने जाते हैं,
कहीं ना कहीं इधर उधर, और पार्ट्स फिर चोरी होते हैं, पार्ट्स चोरी हो जाते हैं, उसमें कोई दूसरे पार्ट्स लगा देते हैं, उसमें आपको बोलते हैं कि सही चीज़ लगा रहे हैं लेकिन गलत चीज़ लगा देते हैं. हाउ डू यू गेट टू नो इसको कैसे ट्रीट करें? अगेन एज आई टोल्ड यू, ये या तो अपने उसका तरीका क्या होगा, या तो अपने सामने कराओ, वो पॉसिबल नहीं है. बट सामने करो तो भी वो क्या लगा रहा है आपको पता ही नहीं चलेगा. हाँ, तो वेंडर, आई थिंक इट बॉइल्स डाउन टू वेंडर. आप कोई भी चीज़ ले रहे हो, अब आप हमें सोफ़ा लेने जाते हैं, अच्छी क्वालिटी मिलेगी, वो लेदर अच्छा होगा, क्वालिटी अच्छी होगी, कंफर्टेबल होगा, तो आई थिंक कितने रिलायबल सोर्स से आप ले रहे हो. अब आपको रॉकीज पे, मतलब हमारे को रिसर्च करके साइंटिस्ट थोड़ी बनना है सोफ़ा खरीदने पे. यू वुड गो फॉर अ प्रोडक्ट, द राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट. हमें हमारे को माइक लेना है, अब आपको इसकी अच्छी क्वालिटी चाहिए, तो अच्छी क्वालिटी वेंडर, अच्छा क्वालिटी ब्रांड, कैमरा, लाइट. मतलब अब जैसे मुझे लाइट, मैंने अभी मेरा लखनऊ का शोरूम बन रहा है, तो मुझे मेरे जीएम का फ़ोन आया, सर 650 रुपीज़ की ट्यूबलाइट आ रही है फिलिप्स की, एंड 250 की यहाँ का लोकल मैन्युफैक्चरर है, वो बना के दे रहा है. तो सर इतने पैसे नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि 400-600 लाइटें लगनी है. तो मैंने बोला, अजय भैया आप मेरी एक बात मानोगे? कहते हैं हाँ जी. मैं, सर फिलिप्स लगाना प्लीज़, नो क्वेश्चन. सो I think choosing the right kind of vendor, channel partner, Brand. consultant saves a lot of time. एंड हाउ डू यू प्राइस योर कार्स? कैसे डिसाइड करते हो कि मैंने, मुझे ये पता है कि सेलिंग प्राइस क्या है गाड़ी का. कैसे पता होता है सेलिंग प्राइस क्या है? इतना टाइम हो गया यार एक ही काम करते हुए. मतलब क्या, कैसे जज करते हो कि मान लो एक Demand BMW supply. 7 सीरीज उठा डिमांड ली एंड आपने. सप्लाई. हाँ, डिमांड एंड सप्लाई. There was a time 2 साल पहले जब supply of new cars was less, pre-owned cars have been sold at almost a new car price for good 1.5 years. Supply demand. तो आज सबसे ज्यादा डिमांड कौन सी कार की? डिमांड के साथ डिफाइन करता है गाड़ी का सेलिंग प्राइस, उससे आइडेंटिफाई होता है. उस आइडेंटिफिकेशन के बाद जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये गाड़ी इतने की बिकेगी, उस पर से कितने पैसे बचा सकते हो. 1 लाख का मार्जिन चाहिए और 99 लाख का सेलिंग प्राइस, 98 की खरीद लो. 10 लाख का चाहिए, 88 की खरीद लो. पहले आप क्या डिसाइड करते हो? सेलिंग प्राइस. पहले सेलिंग प्राइस करते हो कि मुझे, ये इतने की बिक जाएगी, अब इसमें मुझे 5% का. तो अगर कोई फ़ोन करता है, हियर्स अ प्रोसेस कि सर मेरे को मेरी 7 सीरीज बेचनी है, फिर यू तो डिसाइड. मुझे पता होता है कि 95 लाख की बिकेगी, लेट्स बाय इट फॉर 90. बट क्या बेसिस पे 95 लाख, मतलब कौन Demand से ईयर supply. की है, कौन हाँ, से डिमांड of सप्लाई, course. मतलब तो क्या मेट्रिक्स होते हैं? 2000 किलोमीटर 2022 will sell for 95 lakhs. 20,000 kilometer will sell for 89 lakhs. 40,000 kilometer will sell for 79 lakhs. Same year. तो हर 10,000 किलोमीटर पे 10 लाख रुपए गिरते हैं? नहीं, 20,000 किलोमीटर पे 10 लाख. अलग अलग किलोमीटर. अगर 50,000 गाड़ी 7 सीरीज चल गई तो वो 25% सस्ती होगी 2000 चली हुई से. 25%, 1 करोड़ और 75 लाख का फर्क होगा. मतलब मैंने एक ज़माने में रेंज रोवर वोक बेची हुई है, एक गाड़ी सेम ईयर, एक गाड़ी चली हुई थी 77,000 किलोमीटर्स, हमने बेची नहीं थी बट हमारे पास थी वो गाड़ी, और एक चली हुई थी सिर्फ 6,000 किलोमीटर्स. डबल का प्राइस डिफरेंस था, डबल, क्योंकि ज़्यादा चली हुई थी. यस. रेंज रोवर. अब यही टोयोटा में फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप समझ रहे हैं, यही लेक्सस में फ़र्क नहीं पड़ेगा. इफ़ यू बाय अ 50,000 किलोमीटर लेक्सस एंड अ 10,000 किलोमीटर लेक्सस, ओनली 5% प्राइस डिफरेंस, 7%, 8%. Mercedes 25%. एंड डू यू थिंक कि पूरे मार्केट में सस्ता कोई नहीं बेच पाएगा? वो आपके लॉजिक होता है कि नहीं? यार मेरे Check ही नहीं प्राइस करते. लगाने से माल नहीं बिकता. अल्टीमेटली प्राइस अपने प्रोडक्ट अपने प्राइस पे बिकता है. इट डजंट फंक्शन लाइक दैट. सो जो मार्केट प्राइस है हम कोशिश करते हैं उससे थोड़ा सा सस्ता लगाएं. मार्केट प्राइस कैसे पता चलती है? चलो एक एग्जांपल लेते हैं. चलो, अभी सबसे डिमांड में कार कौन सी चल रही है? टोयोटा वेलफायर. ओके, नई वाली, बिकॉज 6 महीने की वेटिंग पे है. टोयोटा या लैंड क्रूजर ले लो. चलो वेलफायर लेते हैं एक बारी हम, फॉर दैट मैटर. न्यू जनरेशन वेलफायर एंड ओल्ड जनरेशन वेलफायर, दोनों में कंपैरिजन कर लेते हैं. दोनों के प्राइसिंग समझ लो, मैं समझाता हूँ आपको. 1 करोड़ 32 लाख की गाड़ी है एक शोरूम, 1 करोड़ 50 लाख ऑन रोड है. 6 मंथ्स तक गाड़ी अवेलेबल नहीं है. आप नई डीलरशिप पे जाइए, वो बोलेंगे पैसे छोड़ जाओ 5 लाख रुपए, 6 महीने बाद फ़ोन करके बताएंगे आपको कब आएगी गाड़ी आपकी. अब वो गाड़ी आपको 2,000-3,000 किलोमीटर चली हुई, मेरे पास है 2,000-3,000 किलोमीटर चली हुई, मैं 139 की बेच रहा हूँ. गाड़ी अवेलेबल नहीं, आप ले लोगे? अवेलेबल ही नहीं है. और वो गाड़ी वही सब पर्पस सॉल्व करती है जो आपको चाहिए, दूसरी गाड़ी वैसी नहीं है. मतलब आपको वेलफेयर, टोयोटा लैंड क्रूजर का पर्पस जो सॉल्व करती है वो निसान पेट्रोल सर्व करती है, बट वो है नहीं इंडिया में. रेंज रोवर वो पर्पस सॉल्व नहीं करती. रेंज रोवर का पर्पस लैंड क्रूजर सॉल्व नहीं करती. तो वो गाड़ी अगर 6 महीने की वेटिंग पे है, 10 लाख रुपए ही सस्ती मिल रही है. अगर यही गाड़ी रेडी अवेलेबल होती है तो 1 करोड़ 25 लाख रुपए की होती है, 2-3 हज़ार चली हुई.
सो गॉट इट. तो ये आप बोल रहे हो कि अवेलेबल नहीं, इसकी वजह से आप जस्ट ये ऊपर है, लेकिन 5 महीने बाद सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि 1.5 करोड़ में अगर मिल रही है नहीं 6 महीने बाद, और आज आप क्योंकि आपके पास 2000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है तो 139 पे बेच रहे हो. तो ये 139 155 है, 139 की हम बेच हाँ, तो 139 पे क्यों बेच रहे हो, 129 क्यों नहीं, 145 क्यों नहीं, 150 क्यों नहीं? 130 से नीचे मैं खरीद ही नहीं सकता उसको. मतलब अगर मैं 130 से मैं 125 की कस्टमर को ऑफर दूंगा खरीदने के लिए, 120 की दूंगा. मैं तो चाहूंगा 20 की खरीदूं और 50 की बेच लूं. मैं चाहूंगा 20 की खरीद के 120 की बेच लूं. कस्टमर बेचने के लिए रेडी नहीं है, नहीं होगा ना, नहीं रेडी होगा. बिकॉज जिसने गाड़ी खरीदी है 1.5 करोड़ की, उसने गाड़ी अगर वो बेच रहा है तो वो कहता है कि यार इतनी से ज्यादा डेप्रिसिएशन में नहीं जा सकता हूँ, विच इज लॉजिकल. सो बोथ वेज यू हैव टू बी लॉजिकल टुवर्ड्स द सेलर एंड द बायर. अगर आप कहीं पे भी ये मिसमैच हो जाएगा, लॉजिक खत्म हो जाएगा, चाहे सेलर एंड पे चाहे बायर एंड पे ट्रांजैक्शन. तो आपका गेम इज एंटिसिपेटिंग राइट प्राइस, नहीं तो आप लूज कर जाओगे. या वी लूज मनी ऑल्सो. मतलब मैंने एक गाड़ी खरीदी थी, 4.5 साल बाद जाके बेची थी वो गाड़ी. कौन सी? मेरी सपनों की गाड़ी थी वो. कौन सी? रोल्स रॉयस फैंटम कूपे. आई बॉट इट इन द ईयर, आई डोंट नो विच ईयर. मेरा एक शोरूम हुआ करता था गिटोरनी वाला. गिटोरनी भी खरीदी, उसके बाद सुल्तानपुर का शोरूम खोला, फिर उसी गाड़ी की लॉन्च, क्योंकि सबसे प्रेस्टीजियस गाड़ी थी वो. फिर हमने शोरूम लॉन्च किया अपना, फिर हमने वर्कशॉप लॉन्च करी गुड़गांव की, वहाँ पे वो लॉन्च पे प्रेजेंट थी. फिर मैंने गुड़गांव शोरूम लॉन्च किया, वहाँ पे लॉन्च पे प्रेजेंट थी. फिर मैंने बॉम्बे शोरूम लॉन्च किया, वहाँ पे लॉन्च पे प्रेजेंट थी. फिर मैंने हैदराबाद शोरूम लॉन्च किया, उस लॉन्च पे बिकी वो. 4.5 years. दैट्स द लॉन्गेस्ट. डूबे पैसे उस पे कि नहीं बन गए? 80 लाख रुपए डूबे. बट मैंने खरीदी थी 2 करोड़ 75 लाख की, मैंने बेची 1 करोड़ 99 लाख पे. जिसने मुझसे वो गाड़ी खरीदी उसने 2 साल यूज करके वो गाड़ी 3 करोड़ रुपए की बेची. कैसे? डिमांड एंड सप्लाई. वो गाड़ी है ही नहीं, और मैंने भी इसी गट फीलिंग पे खरीदी थी. है ही नहीं. 4 कार्स इन द कंट्री, 6 2 एक्स्ट्रा ले लो आप. 6 कार्स, रोल्स रॉयस फैंटम 2 डोर नॉन कन्वर्टेबल कूपे कहते हैं उसको, और ड्रॉप हेड होती है जो कन्वर्टेबल होती है. आपके पास आज ड्रॉप हेड हो तो आप पैसे बताओगे, बायर नहीं पैसे बताएगा. आप बताओगे कितने पैसे, कितने की लोगे. 6 गाड़ियां हैं पूरे कंट्री में. क्यों नहीं मिलती? नहीं क्या दे नहीं रहे बोलो? नहीं है ही नहीं हम. और अगर होगी भी, जब ये लॉन्च होगी तो बहुत एक्सपेंसिव होगी, मतलब 16-17 करोड़ से नीचे नहीं होगी. तो आज 2010 की गाड़ी भी 4-5 करोड़ रुपए की गाड़ी है. तो यू कांट बाय न्यू रोल्स रॉयस. यू कैन गो टू द शोरूम. वो मॉडल डिसकंटिन्यू हो चुका है. 2 डोर गोस्ट जो है उसकी 2 डोर वर्जन आता है, वो भी फिलहाल डिसकंटिन्यू है. मतलब अभी आ रहा है, वो ओल्ड जनरेशन में आ रहा है. फैंटम का 2 डोर वर्जन अभी तक लॉन्च नहीं किया है इन्होंने, नई वाली फैंटम जब से लॉन्च हुई है. बट आर देयर थिंग्स, लोग बोलते हैं ना ऐसे कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है रोल्स रॉयस खरीदने का, ऑल ऑफ दैट इज देयर? आरटीजीएस. ओनली आरटीजीएस. एक ही क्राइटेरिया. यस. हाउ फास्ट कंपनी से भी? अरे कहीं से भी. द न्यू कार खरीदनी है आपको तो इट्स नॉट कि फैमिली लीनेज होना चाहिए, ऑल दैट बुलशिट इज नॉट देयर. करो, भाग के आएंगे गाड़ी देने के लिए आपके घर पे, आपको जाने की जरूरत नहीं है. मिथ है ये, ठीक है, बना रखा है, होता होगा एक जमाने में, आज कुछ नहीं होता ऐसा. ये सब मिथ है बाकी. बोलने की बात अलग है, कुछ भी बोलते रहो. आप आरटीजीएस करके तो देखो. अगर कोई इस रीजन की वजह से रुका हुआ है, एक बार आरटीजीएस करो, अगर वो भाग के नहीं आए तो मुझे बोलिएगा, मेरे को आइएगा, मैं करा के दे दूंगा. नो, नन ऑफ द कार डीलर्स डू इट. फरारी आल्सो. फरारी थोड़ा सा करता है, मतलब जो लिमिटेड एडिशन मॉडल्स हैं उसके लिए, एंड दे हैव लिटिल स्ट्रिक्ट पॉलिसी ऑन दैट कि आपके पास अगर ये वाली लिमिटेड एडिशन मॉडल चाहिए तो उसके लिए आपके पास 2 फरारीज होनी चाहिए, एंड इज वर्किंग आउट वेरी वेल फॉर देम. सो बट अदरवाइज वैसा बहुत ज़्यादा रोल्स रॉयस में मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है, बट ठीक है. एंड यू वर टेलिंग, आई वाज आस्किंग यू अबाउट i8. i8 भी बहुत टाइम तक नहीं बिकी थी ना, क्या था उसमें? i8 मैंने खरीदी थी. 50% ऑफ द i8 इन द कंट्री आर सोल्ड बाय अस. सो i8 हमने बहुत सारी बेची है, मतलब आई थिंक 15, 16, 17, 18 गाड़ियां बेची है. होंगी इतनी कम कंट्री में, मेरे ख्याल 30-40 होंगी. हाँ. और i8 में क्या हुआ कि i8 एक मिस्टेक कर दी. i8 वाज अ वेरी डिजायरेबल प्रोडक्ट व्हेन इट गॉट लॉन्च्ड, वेरी वेरी हॉट. मतलब 2 करोड़ 60 लाख रुपए की गाड़ी लॉन्च हुई थी. आज वो मतलब लास्ट में मेरे को 1.5 करोड़ रुपए की ब्रांड न्यू गाड़ी डिलीवर होती हुई देखी है मैंने. उस गाड़ी में सिर्फ एक मिस्टेक हो गई, सप्लाई ज़्यादा हो गई देन द डिमांड. अगर वो सप्लाई 50% होती तो वो गाड़ी इंडिया में इतनी
खराब नहीं होती. रियली? Yes. उसमें प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम था? कोई प्रॉब्लम नहीं थी यार. They ordered more than whatever the customer wanted, और जितने कस्टमर्स थे उनके पास क्यों? मेरे को लगा उसकी हाइट बहुत नीचे है, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है, इसकी वजह से प्रॉब्लम होगी. तो आप भी गाड़ी चलाते हो जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस करना है. बट फोन करके होल्ड करानी पड़ी ना, होल्ड कर दो मेरे लिए, बिक ना जाए कल सुबह. तो ग्राउंड क्लियरेंस तो उसकी भी कम है. बट उसका तो i8 का तो मेरी गाड़ी से भी कम है शायद. नहीं, सेम ही होगा. थोड़ा बहुत था ऊपर नीचे, बट इट्स अ सेक्सी लुकिंग कार. इट्स हॉट. मतलब अगर वो आज 80-90 लाख रुपए में अगर आज गाड़ी आती हो, 75 लाख 80 लाख की गाड़ी है, उससे सुंदर गाड़ी हो सकती है? नहीं मिलती. नहीं हो सकती. I wanted that only. So much futuristic design, but it's very difficult to get in and get out. You can get in, get out. मुझे कम से कम 15 किलो कम करने पड़ेंगे अंदर घुस के बाहर निकलने में. Really? Yeah. It's very hard to get in. It's hot car, right? मैंने मुंबई शोरूम पे देखी थी. Oof. I was like, I wanted that car. Yeah. BMW has done amazing in terms of couple of designs like the i8. And i8 इतनी पुरानी गाड़ी है. I think 2013-14 की गाड़ी, 15 की गाड़ी है. 14 में लॉन्च हुई थी. 14 में पहली गाड़ी आई थी. आज भी वो ऐसी नहीं लगती कि पुरानी है. Like it matches today's design and 14 में जब वो लॉन्च हुई है, उससे पहले 10 साल तक तो उस डिजाइन को दिखा के वो ऑटो एक्सपो कर रहे थे हर जगह पूरे वर्ल्ड में. फ्यूचर कॉन्सेप्ट. 10 साल मतलब 6-7 साल तो मैंने मुझे याद है 6-7 साल से ये है हमारा कॉन्सेप्ट, ये है हमारा कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट. बट क्या हॉट कार है. हॉट मतलब वन ऑफ द हॉटेस्ट कार्स लॉन्च्ड इन आवर कंट्री. मतलब लुक एंड फील एंड प्रोडक्ट, ओह किक एस. मुझे लगा गाड़ी में प्रॉब्लम थी. इज इट इलेक्ट्रिक? क्या है उसका? हाइब्रिड है ना, जैसे हाँ, अभी तो पेट्रोल और उससे चलती है, चार्ज भी होती है, चलते चार्ज. प्रॉब्लम सिर्फ यही थी कि ज्यादा आ गई. बाकी यू थिंक देयर वाज नो प्रोडक्ट प्रॉब्लम? डिसेंट. मतलब ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि वो हर ब्रांड की, हर प्रोडक्ट की कल्ट फॉलोइंग है. किसी की कल्ट है, किसी की कम है, किसी की ज्यादा है. प्रोडक्ट जितनी बेइज्जती हुई है प्रोडक्ट की, उतनी वो डिजर्व नहीं करता प्रोडक्ट. जी. Because I've heard कि product was bad. आपने नहीं खरीदा फिर भी आप सोच रहे हो ना कि प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है. ऐसा नहीं है. प्रोडक्ट में प्रॉब्लम नहीं है. वो सिर्फ 20 बायर थे और 60 गाड़ियां आ गई थी, बस सिर्फ ये गलती थी. और बाकी कोई प्रोडक्ट थोड़े ज्यादा डेप्रिशिएट होते हैं, थोड़े कम डेप्रिशिएट होते हैं, वो थोड़ी ज्यादा डेप्रिशिएट. आज है i8 की नहीं, सब बिक गई, सब खत्म. i8 तो नहीं, बहुत टाइम से नहीं आई है. मतलब जिसके पास है वो बेचना, उसको आप बोलो 80 लाख की उसने ली हुई है, लेट्स से वो 50 लाख की 55-60 लाख की बिकेगी, वो कहता है खड़ी रहने दे भाई, ड्राइंग रूम में खड़ी करेंगे इसको. मतलब दैट्स अ कार, लिटरली दैट्स अ कार व्हिच यू कैन कीप इन योर ड्राइंग रूम विद द डोर्स ओपन, एंड दैट कैन बी योर सेंटर टेबल. ऑफ कोर्स आई वुड नॉट पुट माय कॉफी देयर, बट I would love to keep watching that car while I'm sitting in my drawing room. It's a hot car. Which one is the hottest car अभी at this point? यार Aventador देखो, आज भी 2012 में लॉन्च हुई थी. 12 से लेकर अभी जाके नई 12 सिलेंडर Lamborghini आई है. Revuelto is what they call it. I don't know if I'm pronouncing it rightly. So Aventador 12 से लेकर 2024 तक हॉटेस्ट लुकिंग गाड़ी थी जो 12 में लॉन्च हुई थी. And no comparisons, no offenses to any competitor. आस पास कोई कुछ नहीं बना पाया उसके. तो कभी कभार एक ऐसी चीज आपसे बन जाती है जिसको आप खुद भी नहीं तोड़ पाते. और मुझे नहीं लगता कि अभी भी मतलब Lamborghini भी वो कर पा रहा है, और शायद इतने साल तक नहीं कर पाया, इसीलिए उसी के अलग अलग मॉडल्स आते गए. एंड आप कुछ भी ले जाइए, जब आपकी Aventador दरवाजे खुल के खड़ी होती है, दरवाजे ऊपर होते हैं, इट इज होता है जॉ ड्रॉपिंग गॉर्जियस. वो है वो गाड़ी. मतलब कुछ भी निकल जाए, कुछ भी बोलता रहे, 1 मिनट मतलब 15-20 सेकंड के तो माहौल शांत हो जाता है. आवाज भी बहुत प्यारी गाड़ी है. अरे क्रेजी. 12 सिलेंडर्स, दिस इज द लास्ट टाइम टू बाय 12 सिलेंडर्स. इसके बाद दोबारा 12 सिलेंडर तो एमिशन नॉर्म्स की वजह से एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे. ओके, लास्ट क्वेश्चन. यस सर. अगर आपको नई कार खरीदनी हो 10 लाख में, 50 लाख में, 1 करोड़ में और 10 करोड़ में, तो कौन सी कार खरीदोगे? अंडर 10 लाख कौन सी कार खरीदोगे? 10 करोड़ में नॉर्मली SF90, नॉर्मली मतलब अगर मैं देखता हूँ SF90 या फिर जो नई वाली Lamborghini आई है वो लोग वो खरीदेंगे, बट वो मेरा टेस्ट नहीं है. आप क्या खरीदोगे अंडर 10 करोड़? मैं 10 करोड़ रुपए में नई शेप की फैंटम खरीदूंगा जो 16 करोड़ वाली है. अगर नई खरीदनी होगी तो मैं गोस्ट पे कॉम्प्रोमाइज करूंगा. ठीक है. मतलब गोस्ट इज अ कॉम्प्रोमाइज इन फ्रंट ऑफ अ फैंटम. ऑनेस्टली दैट्स अ कॉम्प्रोमाइज. सो आई विल कॉम्प्रोमाइज. अगर नहीं आपका ही सवाल है तो आई विल कॉम्प्रोमाइज टू अ गोस्ट. न्यू कार खरीदनी है अगर आपको? कॉम्प्रोमाइज, एज आई हैव टोल्ड यू, आई विल कॉम्प्रोमाइज टू अ गोस्ट. ओके, सो गोस्ट, रोल्स रॉयस गोस्ट खरीदोगे अंडर 10 करोड़. यस. अंडर 1 करोड़ कौन सी खरीदोगे? डिफेंडर. लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए की आती है. 1 करोड़ में मैं डिफेंडर खरीदूंगा. एंड अंडर 50 लाख? आई विल बाय अ फॉर्च्यूनर.
फॉर्च्यूनर कहाँ 50 लाख में? छोटा मॉडल ले लूंगा, नहीं लूंगा टॉप स्टार्टिंग मॉडल. ओके. आई विल बाय अ फॉर्च्यूनर एंड अंडर 10 lakhs. नो 9,99,000 की जो इलेक्ट्रिक आई है वो ले लूंगा. विंडसर प्यारी दिख रही है वो. मुझे तो सबसे खूबसूरत लगती है एमजी की, वो क्या कहते हैं उसको, छोटी जो आई है इतनी छोटी दो सी, सीटर छोटी सी. क्या कहते हैं, क्या नाम पता है क्या उसका? कॉमेट. प्लीज यार, मतलब नहीं. इतनी खूबसूरत गाड़ी है. एमजी हेक्टर बहुत प्यारी लगती है. इट्स अ मुझे वेरी तो मासी MG गुड चॉइस. बट मतलब आई आल्सो लाइक ग्लॉस्टर. आई डोंट नो उस कार में क्या प्रॉब्लम है, लोग ज़्यादा खरीद नहीं रहे, पर बाहर से दिखने में अच्छी लगती है. चलाने में भी अच्छी है. मैंने अभी चलाई है हफ्ता भर पहले, पहली बारी. सो एमजी की टीम आई हुई थी हमारे पास, तो मैंने चलाई. नाइस का. एक ज़माने में ओपल एस्ट्रा, हम ओपेल एस्ट्रा तो ड्रीम हुआ करता था भाई बचपन में. वही लग्जरी कार मतलब ओपेल एस्ट्रा ही होती थी. ओपल एस्ट्रा क्लब. एक बार हम फार्म से वापस आ रहे थे, मैं और राहुल, हम चल रहे थे अपनी जेन से. जेन थी हमारे पास, हाईएस्ट स्पीड 140 का मीटर होता था, वो 127 से ऊपर जाती नहीं थी. ओके. 127 पे हम चला रहे हैं. फार्म था हमारा 300 किलोमीटर हरियाणा में, सिरसा. वहां से वापस आ रहे हैं, ओपल एस्ट्रा क्लब निकली जुप करके, हम हाईएस्ट स्पीड, और वो जुप. घर वापस आते हमने पापा के साथ बैठ गए, पापा हमारे को ओपल एस्ट्रा लेनी है, ये जेन बेच देंगे, 50,000 डाल के तो आ जाएगी, क्योंकि उसकी रीसेल वाली कुछ नहीं थी. पापा ने मना किया, कोई नहीं लेनी है ओपल एस्ट्रा क्लब. जो ओपल एस्ट्रा क्लब उस टाइम के, आज भी अगर हम वापस रिवाइंड करके देखें जिंदगी, वो जो गूज़बम्प्स देती है, आज नहीं देती वो चीज़ें हमारे को. मतलब होती है ना, राइट चीज़ है तो राइट प्रोडक्ट. जब हम स्कूल में थे, पेप्सी पीने में कितना मज़ा आता था. आज हम पीते ही नहीं है. हम पूरा क्रेट तो पेप्सी खरीद सकते हैं ना. तो इसीलिए मैं सबको समझाता हूँ, जो चीज़ जिस वक्त पे होनी है उस वक्त पे कर लो यार. वेट मत करते रहो कि यार मैं अब कभी होगा. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओवर स्पेंडिंग. जो छोटे छोटे डिज़ायर्स एंड ड्रीम्स हैं आपकी लाइफ में, जो डिज़ायर्स हैं उसे फुलफिल करते जाइए. डोंट वेट कि जब मैं 60 साल का हूँ तब मैं पेप्सी पीऊँगा, क्योंकि मेरे पास पैसे होंगे. तब पेप्सी नहीं पी पाओगे भाई. पेप्सी तो स्कूल में पीने में मज़ा आएगा. दो भी पी सकते हो. यू नो, ये बहुत ही क्रिप्टिक मैसेज है, क्योंकि बहुत लोग ना अपनी कार इसलिए नहीं खरीदते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि एक दिन मैं खरीदूंगा और मैं पैसे बचा के रखता हूँ. विच इज़ आई कम फ्रॉम दैट थॉट. सेम ओके, कि मैं तभी गाड़ी खरीदूंगा जिस दिन मेरे को गाड़ी खरीदने पे छोटे छोटे डिजायर्स बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा. लाइक अगर मेरे लिए गाड़ी खरीदना बहुत नॉर्मल होगा, कितनी की भी गाड़ी हो, माई शुड बी दैट. लाइक आई हैव अ वेरी सिंपल रूल. मेरी कोई भी गाड़ी मेरे 45 डेज से 60 डेज के इनकम से ज़्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए. एट दैट पॉइंट आई डोंट नो क्यों ये रूल है, कहाँ से बना हुआ है. कहीं पे मैंने किसी मेरे मेंटोर ने बोल दिया था तो मैंने बना लिया, एंड दैट इज़ व्हाट आई फॉलो. राइट. भले मैं वो गाड़ी फिर फाइनेंस से खरीदूँ नहीं खरीदूँ वो खरीदूँ, बट मेरे को पता है कि इतना मेरे 2 महीने में बनते हैं तभी मैं निकालूंगा, नहीं तो मैं गाड़ी नहीं खरीदूंगा. मैं बड़े डिजायर्स की बात नहीं कर रहा. मैंने भी आपको बताया था कि 2011 में मेरे पास फैंटम के पैसे थे, मैंने 22 में खरीदी. बट छोटे छोटे डिजायर्स को किल मत करो. जो आपको खुशी देते हैं उनको किल मत करो कल के लिए. जिस चीज़ से आप मोटिवेट हो रहे हो और बड़ा करने के लिए, वो चीज़ आप कर सकते हैं लिमिट में. नाइस आंसर जी. Fair. सो जिस चीज़ में आपको जस्ट फॉर दी हैक कोई भी चीज़ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मेरे दोस्त ने खरीद लिया तो इसलिए मुझे ये चीज़ खरीदनी है. शो मतलब दिखाने के लिए मत खरीदो, अपने लिए खरीदो. बट वो वक्त के साथ आती हैं चीज़ें. आज मैं कितना भी समझा लूँ कोई समझेगा नहीं. एक वक्त के बाद आप सीखते हो और आप तब कब करते हो. मैं अपने लिए गाड़ी अपनी 7 दिन की इनकम से ऊपर नहीं खरीदूंगा. मैं 15 दिन पे डेट की बात कर रहा हूँ. 15 दिन के ऊपर मतलब मैं अपने 2 साल के अंदर, आज से 24 मंथ्स के बाद, मेरा डेट लेवल इज गोइंग टू बी लेस देन माई 15-day कलेक्शन मैक्सड आउट. आज भी हम वैल्यूएशन और बाकी सारी गेम्स में अगर हम जाएं तो शायद इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी हमारे को. बट स्टिल लॉट ऑफ पीपल गिव अस लॉट ऑफ एडवाइस. मे बी वी कम अप विद एन IPO इन द नेक्स्ट 2 years, यू नेवर नो. बट डेट लेवल्स विल, अगर IPO आ गया तो डेट लेवल से उसी दिन डेट खत्म हो जाएगा. बट वी बिल्ड आवर ऑर्गेनाइजेशन विद डेट, एंड कोई शर्माने की जरूरत नहीं है. थिंकिंग ऑफ IPO वन डे? We have a lot of requests from people to buy our shares, मतलब, and these requests are not in thousands. So you never know यार. मतलब अभी तक तो मन कर रहा है ऐसे ही चला ले, बट अब कुछ बड़ा करने का भी मन है यार. मतलब I want to do something big. मतलब cheap thrills हो गई, let's do something big. So maybe IPO, maybe not. I can't, मतलब I don't know, but maybe yes. Nice. But we won't raise equity. हम सीधा IPO करेंगे अगर करेंगे, जिस भी दिन करेंगे. और जब तक फिगर्स वो 10 डिजिट ना हो ना बैलेंस शीट, उससे नीचे नहीं होगा वो. 10,000 रुपये वाली करोगे? हाँ, 1000 से ऊपर ही. 10 होंगे, 11,000 ही होंगे ना. So that's the target. Perfect.
Thank you so much. Pleasure. I hope कि soon you go IPO. Chalo, we'll see. We'll figure out. We'll try our level best. Whatever best. If people think they would want to be a part of our journey and our growth, we would do whatever best we can. Yeah. Perfect. Thank you so much for doing this. It was pleasure talking to you. बहुत सारी बातें करी, मजा आया. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए कि और कौन से गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हैं इस पॉडकास्ट पर, ताकि हम उन्हें लाएं और आप ही के सवाल उनसे पूछें ताकि आपको और भी ज़्यादा वैल्यू मिले. जाने से पहले ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसकी लाइफ में इससे एक पॉजिटिव चेंज आएगा, उन्हें कुछ लाइफ में सीखने को मिलेगा और आगे बढ़ने का रास्ता दिखेगा. क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन किसी की पूरी लाइफ चेंज कर सकता है, उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सकता है एंड उन्हें बहुत सारे आइडियाज़ दे सकता है. सो प्लीज़ ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ शेयर कीजिए जिनको आपको लगता है कि उनकी लाइफ में एक बेटर चेंज आएगा. I'll see you next time. Until then, keep figuring out and don't forget to subscribe this channel.